दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एम आलम। उड़ान आईएएस एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि दोस्तों हमें पता है कि अभी कुछ दिनों पहले छत्तीसगढ़ पीएससी का मेंस हुआ है। उसी के जो पेपर थर्ड का पार्ट 2 है, वो उसके जो पॉलिटी और पबेड वाले जो क्वेश्चन हैं उसकी एक एनालिसिस लेके मैं आपके सामने आया हूँ। देखते हैं उसको। इम्पॉर्टेंट चीज़ में मैं आपको पहले बता दूं कि ये क्वेश्चन जो है, उसके क्वेश्चन के आंसर को हम समझेंगे, समझ करके उसको आंसर क्या होना चाहिए इसके बारे में बात करेंगे। एकदम एक रेडीमेड आंसर आपको मैं नहीं देने जा रहा हूँ, क्योंकि सबकी अपनी स्टाइल होती है, सारी चीज़ें अपनी होती हैं, तो वो आप अपने से करिएगा। लेकिन एक्चुअल में जो आंसर हो सकता है, क्या हो सकता है, उसको हम अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। इस बात की गारंटी मैं ले सकता हूँ। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो क्या है, वो है भारत सरकार अधिनियम 1935 की आलोचना के प्रमुख आधार क्या हैं। अब यहाँ ध्यान रखने वाली बात ये है, ये आपका 2 नंबर का ही है। इसका मतलब ये है कि आप इसमें 30 वर्ड्स में ही लिखेंगे, तो बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं है इसमें लिखने का। तो जो मेन चीज़ें हैं उसी पे ही हम बात करेंगे। तो इसमें जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये है कि जो एक प्रावधान किया गया था, इसमें एक प्रोविज़न किया गया था कि अखिल भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी। तो अखिल भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी कहा तो गया था, लेकिन इसमें जो देशी रियासतें थी, प्रिंसली स्टेट्स जो थे, उनको ये कह दिया गया कि आप चाहे तो इसमें शामिल हो, आप चाहे तो इसमें शामिल ना हो। और जब तक वो शामिल नहीं होंगे अखिल भारतीय संघ की स्थापना नहीं हो सकती थी। इसलिए क्या हुआ, अखिल भारतीय संघ की स्थापना नहीं हो सकी। अगर दूसरी बात करें हम, तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे जो कि हमें ये बात पता है कि ये विदेशी शासक थे एक तरीके से, हमारे यहाँ उपनिवेश इन्होंने स्थापित किया था। तो ये कभी भी अपना जो कंट्रोल है शासन पर, उसको कम करना नहीं चाहेंगे या छोड़ना नहीं चाहेंगे। लेकिन देश काल और परिस्थिति ऐसी थी कि धीरे धीरे इनको कुछ अपनी जो शक्तियाँ थी उसको डेलीगेट करना पड़ा, छोड़ना पड़ा, या फिर जनता को जो है थोड़ा सा एम्पावर करना पड़ा। अब उसमें क्या है, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो धीरे धीरे चीज़ें तो कर रहे थे, लेकिन एक्चुअल में ये जो है ना, जो गवर्नर जनरल और जो स्टेट के जो गवर्नर थे, उन्होंने अपने पास पावर जो है वो क्या है, बहुत कहना चाहिए कि बहुत ज़्यादा शक्तियाँ अपने पास रखी, क्योंकि इनके पास ना वीटो की शक्ति थी। वीटो की शक्ति के साथ ये ऑर्डिनेंस यानी अध्यादेश जारी कर सकते थे। इसके अलावा इनके पास बहुत सारे इमरजेंसी राइट थे, है ना। इमरजेंसी राइट थे मतलब आपातकालीन शक्तियां थी। तो इन सभी चीज़ों के माध्यम से क्या थे, ये जो है एक तरीके से कहा जाए कि वास्तविक जो शक्ति जो है अपने पास ही रखे। ये दूसरी आलोचना हो गई। तीसरी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये दिखाई पड़ता है कि उस समय अगर मताधिकार की बात करें, फ्रेंचाइज की बात करें, तो वहाँ पे यही दिखाई पड़ता है कि टोटल आबादी का मात्र 10 से 11% जो है लोगों को ही मताधिकार प्राप्त था। तो ऐसे में क्या हुआ कि वास्तविक जो प्रतिनिधित्व था, वास्तविक जो कहना चाहिए कि भागीदारी हो सकती है जिसको कहते हैं जनता की, वो जो है वहाँ पर मौजूद नहीं दिखाई पड़ रहा था। तो इस तरीके से, चूँकि अब तीसरी शब्द है तो बहुत ज़्यादा इसमें लिखा नहीं जा सकता है, इसलिए क्या होगा, इतने ही चीज़ों को आपको क्या करना है, इसमें मेंशन करना है। आइए अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन वो ये है कि संपत्ति के अधिकार का वर्तमान स्वरूप क्या है। व्हाट इज द करंट स्टेटस ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी। ये भी चूंकि क्या है, आपका 2 नंबर का ही है, इसका मतलब इसमें भी आपको 30 वर्ड्स में ही लिखने हैं, इससे ज़्यादा लिखना नहीं है। तो इसमें भी बस एकदम टू द पॉइंट चीज़ें लिखनी है आपको, टू द पॉइंट चीज़ें लिखनी है। जैसे अगर ये कहा जाए कि प्रारंभ में अगर शुरुआत की बात करें तो ये राइट टू प्रॉपर्टी जो था आपका क्या था, फंडामेंटल राइट था। क्या था, फंडामेंटल राइट था ये। इसका मतलब ये है कि फंडामेंटल राइट होने का मतलब क्या हुआ कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो आज़ाद होने के बाद नेशन बिल्डिंग का काम चला, राष्ट्र निर्माण का काम चल रहा था, देश के विकास का काम चल रहा था, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम चल रहा था। तो ये सारे काम चल रहे थे। तो ऐसे में क्या हुआ कि जैसे अब रोड भी बनाना है तो राइट टू प्रॉपर्टी अगर आपका फंडामेंटल राइट है तो रोड बनाने के लिए किसी ना किसी की ज़मीन तो आ ही जाएगी, लेना ही पड़ेगा। तो ऐसे में क्या होता था कि मामला कोर्ट में जाता था और स्टे मिल जाता था और यहाँ विकास का कार्य रुक जाता था, है ना। इस वजह से क्या किया गया कि जो उस समय कोशिश ये की गई कि जो आपका राइट टू प्रॉपर्टी है ना, संपत्ति का अधिकार जो है उसको थोड़ा सा क्या किया गया, सीमित किया गया। और सीमित करने के बाद क्या किया गया, अपने विकास कार्यों को आगे बढ़ाया गया। लेकिन अल्टीमेटली अगर अभी ये जो क्वेश्चन है आपका क्या वर्तमान स्वरूप क्या है, तो इसका वर्तमान स्वरूप जो है वो 44th अमेंडमेंट से आया सामने आपके ना, अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आया ये, मतलब 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। अब क्या किया गया कि जो राइट टू प्रॉपर्टी है ना, अब इसको क्या कर दिया गया, कानूनी अधिकार से रहने दिया गया। यानी कानूनी अधिकार क्या होता है,
और इसको संविधान में आर्टिकल 300A में क में इसको क्या किया गया है, रखा गया है। अब ये कानूनी अधिकार क्या होता है, मतलब ये है कि आपकी संपत्ति जो है छीनी जाएगी, अगर आपकी संपत्ति अगर ली जाएगी तो वो हमेशा जो है उसके लिए कोई कानून होगा, उस कानून के आधार पर लिया जाएगा और आपको क्या मुआवजा भी उसका मिलेगा। मनमाने तरीके से आप किसी की संपत्ति को नहीं छीन सकते हैं, या सरकार या जिसके पास भी ताकत है, सत्ता है, वो मनमाने तरीके से आपका जो संपत्ति उसको नहीं छीन सकता है। उसके लिए जो कानून है, कानून को फॉलो किया जाएगा और साथ ही साथ वहाँ पे मुआवजे का भी प्रावधान है। मतलब ये हुआ वर्तमान स्वरूप इसका, है ना, मतलब करंट स्टेटस का क्या है। अभी ये क्या है, सिर्फ एक कानूनी अधिकार है आर्टिकल 300A के तहत, और जो कानूनी अधिकार है इसका मतलब ये है कि आपकी संपत्ति अगर आपसे ली जाएगी तो वो कानून के माध्यम से ही, कानून के अंदर में ही रह करके ली जाएगी और साथ ही साथ आपको मुआवजा भी मिलेगा। ठीक है ना, तो ये क्या हुआ आपका दूसरा क्वेश्चन। अब आते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, फ्रेडरिक्स ने लोक प्रशासन के तुलनात्मक अध्ययन में किन 3 प्रवृत्तियों का उल्लेख किया है। तो ध्यान रखिएगा, फ्रेडरिक्स जो रिक्स की बात करें हम, तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया था, एक्चुअल में ये जो बात करते हैं वो नेचर ऑफ जो आपका तुलनात्मक लोक प्रशासन है ना, कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब तुलनात्मक लोक प्रशासन की प्रकृति यानी नेचर यानी प्रकृति की बात करते हैं हम। और इस प्रकृति में उन्होंने क्या बताया था, रिक्स ने 3 ट्रेंड बताए थे। 3 ट्रेंड जो बताए थे वो पहला उसमें है आपका नॉन इकोलॉजिकल से इकोलॉजिकल, यानी सॉरी ये नॉन इकोलॉजिकल है ना, नॉन इकोलॉजिकल से इकोलॉजिकल, मतलब हिंदी में कहेंगे इसको गैर पारिस्थितिक से पारिस्थितिक। ये एक पहला ट्रेंड है। मतलब ये बताया है इन्होंने कि जो नेचर ऑफ द कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो एक्चुअल में क्या है कि जो पहले नॉन इकोलॉजिकल स्टडी होती थी, नॉन इकोलॉजिकल का मतलब क्या हुआ, अगर एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जा रही है तो इसके चारों तरफ सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, कल्चरल, ये सभी जितने भी चीज़ें हैं ये इसको क्या करते हैं, प्रभावित करती हैं। मतलब जिस देश की परिस्थिति जैसी होगी, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक परिवेश जैसा होगा, उसी प्रकार से वहाँ का प्रशासन होगा, ऐसा कहा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये इकोलॉजिकल है ना। अगर ये कहा जाता है कि नॉन इकोलॉजिकल मतलब आप प्रशासन का सीधा अध्ययन कर रहे हैं, इस पे जो परिवेश है इसका, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक परिवेश है, इसका कोई प्रभाव नहीं माना जाता है, एकदम इसको क्या है एक तरीके से न्यूट्रल मान लिया जाता है और यहाँ पे बिना किसी प्रभाव के सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन का अध्ययन किया जाता है। तो ये क्या हो गया, नॉन इकोलॉजिकल, मतलब प्रशासन का अध्ययन जब बिना राजनीतिक आर्थिक परिवेश के, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक परिवेश के किया जाता है तो उस अध्ययन को क्या कहेंगे हम, नॉन इकोलॉजिकल कहेंगे। और इकोलॉजिकल क्या होगा, जब प्रशासन का अध्ययन हम क्या करते हैं उसके सामाजिक आर्थिक राजनीतिक परिवेश के संदर्भ में करते हैं। इसका मतलब ये हुआ क्या, इकोलॉजिकल, मतलब जो परिवेश का प्रभाव पड़ता है प्रशासन पर उसका जब अध्ययन करते हैं, जो कि तुलनात्मक लोक प्रशासन में ज़रूरी है। जैसे अगर अमेरिका के प्रशासन की बात करें और भारत के प्रशासन की बात करें, इनकी तुलना जब करनी होगी तो हम जाहिर सी बात है उसके परिवेश में, वहाँ जो परिवेश है और भारत के परिवेश है दोनों में डिफरेंस है, इस वजह से वहाँ का प्रशासन अलग है, हमारे यहाँ का प्रशासन अलग है। तो इसी चीज़ को उन्होंने बताया है कि जो ट्रेंड है वो क्या है, नॉन इकोलॉजिकल, यानी पहले जो स्टडी होती थी प्रशासन में वो क्या था, गैर पारिस्थितिक था, मतलब बिना सामाजिक आर्थिक राजनीतिक परिवेश के केवल प्रशासन का अध्ययन किया जाता था। अब जो है क्या किया जा रहा है, जो ट्रेंड है अब का कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, वो क्या है, पारिस्थितिक है यानी इकोलॉजिकल है। अर्थात आज के संदर्भ में प्रशासन का अध्ययन जब किया जा रहा है तो क्या किया जा रहा है, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक परिवेश में किया जा रहा है, मतलब उसकी पूरी इकोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में देखा जा रहा है। इसका मतलब ये है, ठीक है ना। अब दूसरा जो ट्रेंड है उसका क्या है, दूसरा जो ट्रेंड है वो क्या है, नॉर्मेटिव, नॉर्मेटिव से, ठीक है ना, नॉर्मेटिव से इंपेरिकल। नॉर्मेटिव का मतलब आदर्शात्मक होता है ना, आदर्श स्थिति, मतलब क्या होना चाहिए, है ना, क्या होना चाहिए। इंपेरिकल का मतलब क्या होता है, वास्तविक,
वास्तविक जो अनुभविक अध्ययन जिसको कहते हैं हम, वास्तविक या अनुभविक अध्ययन कहते हैं, जो वास्तव में क्या है इसकी बात जो की जाती है। इसका मतलब ये है कि रिक्स ये कहते हैं कि पहले जो है आदर्शात्मक जो है अध्ययन किया जाता था। जैसे आप वेबर का आप देखेंगे, वेबर का जो मॉडल था ब्यूरोक्रेसी का, यानी नौकरशाही का जो मॉडल था, वो क्या था, एक आदर्शवादी अध्ययन था, है ना, हाइपोथेटिकल था, आदर्शवादी था, ऐसा होना चाहिए, वह होना, ये सारी बातें, है ना। लेकिन आज की बात हम करें तो आज जो है अनुभविक अध्ययन किया जाता है, मतलब आज वास्तव में क्या है प्रशासन, इसका अध्ययन किया जाता है, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ कि हम आदर्श से क्या है वास्तविक की ओर जा रहे हैं, यानी अनुभवी की ओर जा रहे हैं। इसका मतलब हम नॉर्मेटिव से एम्पिरिकल की ओर जा रहे हैं, ये कहा दूसरा। और इसके अलावा जब तीसरे की बात की जाती है तो तीसरा वाला जो होता है वो होता है इंडियोग्राफिक। इसको बोलते हैं विशिष्टतावाद, विशिष्टवाद कह सकते हैं इसको, है ना। इंडियोग्राफिक से नोमोथेटिक। नोमोथेटिक, नोमोथेटिक का मतलब ये सामान्य सिद्धांत, सामान्य परक जिसको कह सकते हैं आप। इसका मतलब ये है कि पहले के समय में जो अध्ययन किया जाता था वो क्या किया जाता था, दो अलग अलग प्रशासन का पैरेलल स्टडी किया, समानांतर अध्ययन किया जाता था। मतलब ये है कि ये अलग प्रशासन इसका अपना अध्ययन कर लिया, ये अलग प्रशासन इसका अपना अलग अध्ययन कर लिया। अब उसको साथ में रख करके उसमें कोई तुलना नहीं की जाती थी, है ना, वो तुलना नहीं की जाती थी। इसका मतलब ये है कि दो अलग अलग प्रशासनिक प्रणालियों का अगर समानांतर अध्ययन हो रहा है तो ये क्या हुआ, आपका इंडियोग्राफिक हुआ। और ये वाला जो नोमोथेटिक है, नोमोथेटिक का मतलब ये हुआ कि जब आप क्या करते हैं, बहुत सारे प्रशासन का आप तुलनात्मक अध्ययन करते हैं और एक कोई सामान्य निष्कर्ष निकालते हैं तो क्या होता है, नोमोथेटिक। यानी जब आप तुलनात्मक लोक प्रशासन की बात करते हैं तो इसका मतलब ये वाला अध्ययन किया जाता है। तो जब बात करते हैं क्या नेचर के बारे में बात करते हैं अकॉर्डिंग टू रिक्स, तो उन्होंने बताया क्या कि यहाँ से हम इधर जा रहे हैं, इधर ये 3 ट्रेंड बताया इन्होंने, यही क्वेश्चन है आपका। लेकिन एक्चुअल में ये 3 ट्रेंड जो है ना, अगर आप कंपैरेटिव स्टडी भी करना चाहें तो इसको आप नहीं छोड़ सकते हैं ना, क्योंकि जब प्रशासन का आप अध्ययन करेंगे तो आप एकदम क्या है प्रशासन, उसका अध्ययन कर लेने के बाद अलग अलग परिवेश में उसका अध्ययन करेंगे, अलग अलग देशों के संदर्भ में उसका अध्ययन करेंगे। इसका मतलब ये है कि एक्चुअल में जो नेचर होगा वो क्या हो जाएगा, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये, मतलब नॉन इकोलॉजिकल प्लस इकोलॉजिकल, नॉर्मेटिव प्लस इंपीरिकल और इंडियोग्राफिक प्लस नोमोथेटिक। ये तीनों मतलब ये जो दोनों हैं ये प्लस में ही आएंगे, यानी ऐसा नहीं होगा कि हम इसको छोड़ करके इधर जा रहे हैं, इसको छोड़ के इधर जा रहे हैं, इसको छोड़ के इधर जा रहे हैं ना। ये दोनों की जरूरत क्या पड़ेगी आपको, तुलनात्मक अध्ययन में पड़ेगी। इसलिए क्या है, नेचर एक्चुअल में क्या होगा, ये प्लस होगा। ये दोनों जो चीज़ें हैं एक से छोड़कर हम दूसरी तरफ नहीं जा रहे हैं, बल्कि ये दोनों को हम साथ लेकर के देखेंगे। यही एक्चुअल में क्या होगा, तुलनात्मक लोक प्रशासन का नेचर होगा, है ना। लेकिन पूछा क्या है, अकॉर्डिंग टू रिक्स ना, तो इतना लिखने की जरूरत नहीं है आपको, सिर्फ यही लिख देना है। 3 पॉइंट ये लिख दीजिए आप, 3 पॉइंट में बता दीजिए गैर पारिस्थितिकी से पारिस्थितिकी, और ये आदर्श से अनुभविक, और विशिष्टतावाद से सामान्य परक, ये आप लिख दीजिएगा। इतना ही आपका क्या पूछा हुआ है, इतने से आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि दो नंबर का ही है और 30 वर्ड्स ही लिखने हैं, तो बहुत ज़्यादा स्कोप है नहीं लिखने का, है ना। तो इतना ही तक रहेगा। मैं एक्चुअली आपको समझाना चाह रहा था, इसलिए हो सकता है अगली बार कुछ ऐसा क्वेश्चन बन जाए तो आपका अप्रोच क्लियर होना चाहिए कि जब नेचर पूछा जाएगा तुलनात्मक लोक प्रशासन का, तो आपको ये दोनों प्लस करके लिखना है। मतलब ये भी ज़रूरी है, ये भी ज़रूरी है तुलनात्मक लोक प्रशासन के, ये भी और ये भी, ये भी, ये भी। ऐसा नहीं कि हम इसको छोड़ करके इधर जा रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि तुलनात्मक लोक प्रशासन की प्रकृति सिर्फ यही है ना, ऐसा नहीं है। बल्कि ये और ये दोनों प्लस है, दोनों मिला करके हम तुलनात्मक अध्ययन सटीक कर पाएंगे, है ना। ये ध्यान रखना है आपका। चलिए हम आगे चलते हैं। अगला है आपका क्षेत्रीय संबंध के सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन द डॉक्ट्रिन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि हम बात करते हैं, जब फेडरेशन की बात करते हैं, संघीय प्रणाली की बात करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, एक फेडरल गवर्नमेंट होती है या सेंट्रल गवर्नमेंट होती है और स्टेट गवर्नमेंट होती है ना। और हमने ये देखा है कि सेंट्रल लिस्ट होता है, यानी यूनियन लिस्ट जैसे भारत में है, और इसके अलावा स्टेट लिस्ट है, यानी केंद्रीय सूची है और राज्य सूची है। और इन दोनों में क्या होता है, विषयों का बंटवारा होता है। केंद्र जो है वो केंद्रीय सूची के विषयों पर पूरी अथॉरिटी रखती है, और स्टेट जो है स्टेट लिस्ट पे यानी राज्य सूची पे पूरी अथॉरिटी रखते हैं। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि केंद्र सूची की अगर बात करते हैं तो केंद्र सूची के जो अधिकार है वो आर्टिकल 245 में ये चीज़ कहा गया है कि ये जो है ना, ये भारत
पूरे भारत में या भारत के किसी क्षेत्र में, और साथ ही साथ अगर ज़रूरी है, अगर वहाँ पे एक रिलेशन बन रहा है मतलब जिस पे टैक्स लगाया जा रहा है या कानून इस पे लागू किया जा रहा है, तो हम उसको समझते हैं अभी, तो वहाँ पे क्या होगा कि ये एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जो है वो मतलब टैक्स भी लगा सकता है, लॉ भी इम्प्लीमेंट कर सकता है। इसका मतलब ये चीज़ जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। मतलब ये हुआ कि अपने जो दायरा है, एक सीमा क्षेत्र है, जो ज्यूरिसडिक्शन है उसका, उससे बाहर जा करके भी क्या कर सकता है, वो कानून अपना बना सकता है, टैक्स इम्पोज कर सकता है, ये सारी चीज़ कर सकता है। लेकिन ये चीज़ें जो है ना आपकी क्या है, ये चीज़ें जो है आपका स्टेट के लिए नहीं है। ये चीज़ें आपके संविधान में भी स्टेट के लिए नहीं दिया गया है कि टेरिटोरियल नेक्सस वाला जो रूल है, जो डॉक्ट्रिन है, इस पे लागू नहीं होता है। मतलब ये हुआ कि जो स्टेट्स हैं वो स्टेट जो अपने राज्य के जो क्षेत्र है उसका जो अपना क्षेत्राधिकार है वहीं तक उसके जो कानून होंगे, जो भी चीज़ होगी, उसके ऑर्डर होंगे, वहीं तक सीमित रहेंगे। वो एक क्षेत्र से मतलब अपने राज्य क्षेत्र से बाहर निकल के दूसरे राज्य क्षेत्र में वो इस तरीके से नहीं कर सकता है, अपने कानून लागू नहीं कर सकता है, ना ही टैक्स लगा सकता है, ये सारी चीज़ें है ना। लेकिन एक केस आया था 1957 में। वो केस था बॉम्बे स्टेट वर्सेस RMDC, है ना। इसमें क्या हुआ था कि एक व्यक्ति था जो लॉटरी जैसी चीज़ जो है, लॉटरी समझते ही होंगे आप, लॉटरी चलाता था। और लॉटरी जो है उसने क्या किया था, उसके लिए एडवर्टीजमेंट वगैरह सारी चीज़ें कर्नाटका में की थी, तो कर्नाटका में की थी, लेकिन इसकी ऑफिस वगैरह सारी चीज़ें, और इसके अलावा यहाँ से भी जो बॉम्बे स्टेट से भी लोग क्या थे उसमें वो भागीदार पार्टिसिपेट कर रहे थे। और साथ ही साथ जो कर्नाटक में उसने एडवर्टीजमेंट किया था, सारा प्रोग्राम वहाँ कर रहा था, लेकिन उसकी ऑफिस वगैरह जो थी वो बॉम्बे में भी थी, है ना। तो इस वजह से क्या हुआ कि वहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट थी उसने क्या किया था, इसके ऊपर टैक्स लगाया था। तो ये मामला लेकर के कोर्ट में चला गया। तो कोर्ट में जब लेके चला गया तो वहाँ पे कोर्ट ने इस बात को बोला बॉम्बे सरकार से कि आप जो है इसमें टेरिटोरियल नेक्सस जो है यानी क्षेत्रीय संबंध स्थापित करें आप, तब जा करके हम इस टैक्स को वैलिड मानेंगे। तो क्या हुआ कि स्टेट गवर्नमेंट ने इस बात को क्या किया, वहाँ पे बताया, अप्रूव किया कि एक्चुअल में जो है इनका जो भी काम है, जो भी इनकी अर्निंग हो रही है, वो कर्नाटका ही नहीं बल्कि उसमें बॉम्बे में भी क्या कर रहे हैं, वहाँ के जो रिसोर्सेस हैं, वहाँ इनकी ऑफिसेस हैं, सारी चीज़ें वहाँ भी यूज़ कर रहे हैं, ऑफिस वगैरह यहाँ भी है, यहाँ के लोग भी उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसका मतलब जो अर्निंग है सिर्फ यहीं से नहीं कर रहे हैं बल्कि यहाँ से भी कर रहे हैं, उनके अर्निंग में बॉम्बे का भी उसमें मतलब कंट्रीब्यूशन है। इसका मतलब ये हुआ कि इस अर्निंग पे हम क्या कर सकते हैं, टैक्स लगा सकते हैं। और कोर्ट ने इस बात को माना, बोले कि हाँ यहाँ पे क्या हो रहा है, टेरिटोरियल नेक्सस बन रहे हैं, क्षेत्रीय संबंध जो है बन रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये संबंध जो रियल है और साथ ही साथ क्या है, सीधे संबंध है। मतलब आप अगर जो अर्निंग कर रहे हैं उसके लिए जो आपके पास जो ऑफिस वगैरह है, जो आपके वर्किंग्स है, एक्टिविटीज़ है, वो बॉम्बे राज्य में भी हो रही है। इसका मतलब ये है कि बॉम्बे को भी उसमें क्या चाहिए, उस अर्निंग से एक हिस्सा चाहिए, यानी टैक्स के रूप में जो चीज़ें चाहिए वो चाहिए आपको, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि सीधा संबंध ये बता रहा है और वास्तविक भी है। इस आधार पर ये बात क्लियर होगी, कोर्ट ने कहा कि टेरिटोरियल नेक्सस अगर की बात की जा रही है, डॉक्ट्रिन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस, तो इस मामले में क्या है कि अगर उस राज्य जो व्यक्ति है या जो कोई ऑफिस है, अगर उसकी बात करें तो वहाँ पे उसका सीधा संबंध जो है अगर उस राज्य से अगर जुड़ता है और वास्तविक होता है, इसका मतलब ये है कि वहाँ का जो कानून उस राज्य का या फिर टैक्स जैसी चीज़ जो है वो क्या होगा, उस व्यक्ति पे भी या उस संस्था पे भी क्या होगा, लागू होगी, है ना। तो इसका मतलब इसी को क्या कहा जा रहा है, आपका डॉक्ट्रिन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस, मतलब क्षेत्रीय संबंध का सिद्धांत, है ना। ठीक है ना, तो ये चीज़ जो है आपको समझना है। ठीक है, अगला चलते हैं हम। आ रहा है क्या, विकास प्रशासन को स्पष्ट कीजिए। ये भी आपका 2 नंबर का ही है। इसका मतलब ये हुआ कि ये 30 वर्ड्स में ही लिखना है ना। तो विकास प्रशासन में है तो थोड़ा सा बड़ा ही, बहुत बड़ा चैप्टर है ये, लेकिन इसमें आपको 30 शब्दों में ही लिखना है। इसका मतलब बहुत ज़्यादा आप ज़्यादा बड़ा आप विस्तार नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे समझने वाली जो बात है वो ये है कि जब आप डेवलपमेंटल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं यानी विकास प्रशासन की बात करते हैं, तो इसका सीधा सा जो मतलब होता है वो क्या होता है, विकास प्रशासन का सीधा सा मतलब जो होता है वो ये होता है कि जो विकास के लिए जो योजनाएं, परियोजनाएं, स्कीम्स वगैरह जो भी बनाई गई है, उसके उद्देश्यों को प्रशासन जो है क्या करे, फुलफिल करे, उस उद्देश्य को प्राप्त करने में
प्रशासन अपनी भूमिका निभाए, ज़्यादा अच्छे से काम करे, दक्षता कुशलता के साथ काम करे। इसका मतलब अगर ऐसा होता है तो ये विकास प्रशासन है। लेकिन इसमें ही ये बात इम्प्लिसिट है, अंतर्निहित है। वो क्या है? वो ये है कि अगर विकास के लिए अगर प्रशासन है तो जाहिर सी बात है कि जब प्रशासन का खुद में अगर विकास नहीं होगा, यानी प्रशासनिक विकास नहीं होगा, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें कहते हैं कि विकास प्रशासन है ना, तो विकास प्रशासन यानी विकास के लिए प्रशासन। तो विकास के लिए प्रशासन की बात जब की जाएगी तो जाहिर सी बात है इस बात को भी किया जाएगा कि जो विकास किया जाना है उसके लिए पहले ज़रूरी क्या है कि प्रशासन का खुद एक विकास किया जाए, ताकि उसकी दक्षता कुशलता बढ़ सके, उसकी प्रभावशीलता बढ़ सके, है ना, और ज़्यादा अच्छे तरीके से वो काम कर सके। इसका मतलब जब विकास प्रशासन की बात करते हैं तो हम सिर्फ ये बात नहीं करते हैं कि विकास के लिए प्रशासन, बल्कि क्या है, यहाँ पे ये भी बात करना है प्रशासन के लिए विकास, ये भी ज़रूरी है। मतलब प्रशासन के विकास की भी बात करनी है, यानी आप जो प्रशासन है वो विकास के उद्देश्यों को प्राप्त करने की भूमिका निभाएगा, अपना योगदान देगा, महत्वपूर्ण योगदान देगा। लेकिन वहीं पे क्या है कि ऐसा काम करने के लिए प्रशासन को भी क्या होना चाहिए? दक्ष और कुशल होना चाहिए। इसका मतलब प्रशासन के विकास की भी बात करनी चाहिए, अर्थात उसमें जो कमियां हैं उन कमियों को दूर किया जाए, उसको और अच्छी ट्रेनिंग दे करके उसको और ज़्यादा क्या बनाया जाए? एफिशिएंट बनाया जा सके, कुशल बनाया जा सके, ये सारी चीज़ें करना है। इसका मतलब विकास प्रशासन में विकास प्रशासन और प्रशासनिक विकास दोनों कॉन्सेप्ट इंक्लूड है। और यहाँ पे क्या होता है? ये उद्देश्योन्मुख होता है, ग्राहकोन्मुख होता है, ये सारी विशेषताएं जो होती हैं विकास प्रशासन में इंक्लूड रहती हैं। इसको उद्देश्योन्मुख बनाने के लिए, ग्राहकोन्मुख बनाने के लिए हमेशा ध्यान रखना है कि प्रशासन का भी विकास किया जाना ज़रूरी है ना। और आज के संदर्भ में अगर बात करते हैं तो आज के संदर्भ में ये तो क्या हुआ, आपके पहले के समय की बात है, जब क्या था कि जब आपका स्टेट जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल डेवलपमेंट में निभाता था, यानी यहाँ पे जब गवर्नमेंट की बात की जाती थी तो वो क्या था? मैक्सिमम था, यानी सरकार का आकार बड़ा था, सरकार बड़े बड़े काम करती थी, सारी जो चीज़ें थी वो सरकार के हाथ में थी, पूरे कंट्रोल में थी। लेकिन जब से 1990 के बाद की अगर हम बात करते हैं तो 1990 के बाद हमने क्या अपना लिया? एलपीजी अपना लिया। तो एलपीजी में क्या हुआ कि जो विकास प्रशासन का कॉन्सेप्ट जो है आज के संदर्भ में अगर देखा जाए तो ये होता है कि हमको क्या प्राप्त करना है? गुड गवर्नेंस प्राप्त करना है, गुड गवर्नेंस प्राप्त करना है। तो इस गुड गवर्नेंस प्राप्त करना है, इसका मतलब ये हुआ कि आज सिर्फ सरकार काम नहीं करेगी, बल्कि क्या है? सरकार को आपको कम करना है, और साथ ही साथ गुड गवर्नेंस के लिए आपको क्या करना है? बाजार को, इसके अलावा थर्ड पार्टी, ये सभी चीज़ें। थर्ड पार्टी का मतलब क्या हुआ? थर्ड पार्टी का मतलब ये हुआ जैसे एनजीओज वगैरह हो गए, सेल्फ हेल्प ग्रुप हो गए, इन सभी की भूमिका को विकास में बढ़ावा देना है। अर्थात आज जो विकास का कार्य है प्रशासन के संदर्भ में अगर देखा जाए तो प्रशासन जो है ज़्यादा कोशिश ये कर रहा है कि वो डायरेक्टली इंटरफेयर ना करके वो क्या करे? बाजार के माध्यम से और थर्ड पार्टी यानी जो एनजीओज है, सेल्फ हेल्प ग्रुप है, इस तरीके के इंटरेस्ट ग्रुप है, इन सभी को वहाँ पे इनका पार्टिसिपेशन बढ़ाए और सब मिलजुल करके क्या करें? विकास का कार्य करें। अर्थात अगर जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर कहा जाए एजुकेशन का विकास करना है, अगर शिक्षा का विकास करना है तो सिर्फ सरकार काम करेगी, इसका मतलब ये है कि उतना जो है विकास नहीं हो पाएगा एजुकेशन का। लेकिन अगर इसमें क्या है, सरकार के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर भी आ जाए, प्राइवेट स्कूल्स वगैरह प्राइवेट सेक्टर भी आ जाए, इसके अलावा बहुत सारे ट्रस्ट इसमें काम करने लगे, बहुत सारे एनजीओज काम करने लगे, बहुत सारे दूसरे जो है इस प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन है जो काम करने लगे, इसका मतलब सब अगर मिल करके एजुकेशन का विकास करेंगे तो जाहिर सी बात है विकास ज़्यादा तेज़ी से होगा, ज़्यादा व्यापक स्तर पे होगा, है ना। तो आज के संदर्भ में विकास प्रशासन का मतलब ये हो गया है, जहाँ प्रशासन जो है, प्रशासन अपनी भूमिका जो रखता था वो उसमें क्या करता है, वो धीरे धीरे कट करता है, मतलब एक तरीके से रोल बैक कर रहा है, और वहाँ पे क्या है, बाजार और इसके अलावा थर्ड पार्टी की भूमिका को बढ़ावा दे रहा है। तो आज के संदर्भ में विकास प्रशासन ये है, लेकिन आपको यहाँ तक नहीं आना है अभी फिलहाल, इतने ही तक, क्योंकि 30 शब्दों में आपको जो लिखना है वो यहीं तक होगा। इसका मतलब ये है कि आप इसी को ही समझें और इतना ही सिर्फ लिखें, है ना। चलिए अगला जो है क्वेश्चन वो देख लेते हैं। ग्राम सभा के अप्रभावी कार्यकरण के कारणों की परिगणना कीजिए। ये भी 2 नंबर का है, इसका मतलब ये भी क्या है, 30 वर्ड्स में ही लिखना है। तो 30 वर्ड्स में लिखना है तो बहुत ज़्यादा स्कोप है नहीं एक्चुअल में, है ना। नहीं तो अगर इसको अगर ज़्यादा शब्दों में लिखने के लिए पूछता तो इसका मतलब बहुत स्कोप है इसमें लिखने के लिए, है ना, बहुत ज़्यादा स्कोप है इसको लिखने के लिए। लेकिन 30 वर्ड्स में लिखना है, इसलिए क्या है, इसको आपको सीमित करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो पहली जो चीज़ है वो क्या है, जन भागीदारी की कमी, है ना, जन भागीदारी की कमी, ठीक है, जन भागीदारी की कमी कह सकते हैं। और क्या हो सकता है, और लोगों में जागरूकता का अभाव है, जागरूकता का अभाव है ना। इसके अलावा
अगर ये कहा जाए कि जो एक कहना चाहिए कि अगर प्रैक्टिकल लेवल पे देखेंगे आप, तो बहुत सारी चीज़ें इस तरीके से होती हैं। जैसे आप देखेंगे गांव से पलायन बहुत ज़्यादा होता है ना, तो गांव से पलायन बहुत ज़्यादा होता है। या फिर ये कहा जाए कि गांव में जो थोड़ा पढ़ लिख जाते हैं या थोड़ा सा समझदार हो जाते हैं, तो क्या होता है शहरों में नौकरी करने चले जाएंगे, या बहुत सारे तो मजदूरी के रूप में ही चले जाते हैं। लेकिन थोड़ा सा भी गाँव में पढ़ लिख गए, थोड़ा सा कुशलता आ गई, तो गाँव में नहीं रुकता है आदमी, वो क्या होता है बाहर निकल जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ की बात कर रहे हैं गाँव में, तो ऐसे जो लोग हैं जो थोड़े पढ़े लिखे समझदार हैं, वो भी वहाँ पे मौजूद नहीं रहते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, जैसे अब गांव के स्तर पे अगर सरपंच की बात कर रहे हैं, तो सरपंच अपने आप में बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, पावरफुल हो जाता है। तो पावरफुल हो जाता है, इसका मतलब ये हुआ कि पावरफुल अगर हो जाएगा तो ग्राम सभा वगैरह ये जो संस्था है बहुत ज़्यादा मायने फिर उसके सामने रहती नहीं है ना। इसके अलावा ये कहा गया है कि जो नियम कहता है कि कम से कम साल भर में 4 बैठकें होनी चाहिए, लेकिन वो 4 बैठकें भी ठीक से नहीं हो पाती हैं, है ना। तो अब इसका मतलब ये है कि बैठकें भी उस तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं हो पाती हैं। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो कमी है, और कमी है इसका मतलब ये है कि अगर ये कहा जाए कि जो ग्राम सभा है उसका जो एक प्रभावी कार्यक्रम होना चाहिए, वो सारी चीज़ें नहीं हो पाती हैं, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अब हम लोग सेक्शन 2 में आ जाते हैं। इसमें जो नंबर है वो 4 नंबर है, और उत्तर की शब्द सीमा जो है वो क्या है, 60 है ना। स्पष्ट कीजिए कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारत के संविधान का प्रवेश द्वार है। एक्सप्लेन हाउ द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द गेटवे और द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, है ना। तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि कोई भी कानून अधिनियम अगर बनाया जाता है तो उसके पहले उसकी उद्देशिका या प्रस्तावना होती है, जो ये बताती है एक्चुअली में क्या है, उस पूरे कानून उस पूरे अधिनियम का क्या होता है, वो एक संक्षेपीकरण होता है, संक्षेप होता है, जिसमें क्या है उस कानून का पूरा विस्तार से जो चीज़ें होती हैं उसको वहाँ संक्षिप्त में रखा जाता है। उसी तरीके से क्या है, संविधान की प्रस्तावना है, तो संविधान की प्रस्तावना जो है वो क्या करेगी, सारी चीज़ों को संक्षेप में रखेगी। मतलब जो फंडामेंटल वैल्यूज़ हैं, इसके अलावा जो प्रिंसिपल्स हैं, इसके अलावा जो नेचर है। एक्चुअल में क्या है कि जो प्रस्तावना है, ये जो क्वेश्चन है एक्चुअल में ये क्या है कि जो आपका प्रीएम्बल का जो इंपॉर्टेंस है ना, मतलब ये कहना सिग्निफिकेंस जो है, उसका महत्व जो है उसके बारे में बात कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये कहा जाए कि ये जो आपका प्रस्तावना है संक्षेप में वो क्या करता है, आपके जो मूलभूत जो मूल्य हैं संविधान के, है ना। और जैसे मूलभूत मूल्य की बात अगर करें तो क्या क्या कह सकते हैं, जैसे सेकुलरिज्म कह सकते हैं, सोशलिज्म कह सकते हैं, है ना। और क्या कह सकते हैं, रिपब्लिक कह सकते हैं, इसके अलावा इक्वालिटी कह सकते हैं, है ना। इसके अलावा जो है वहाँ पे सोशल इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल जस्टिस कह सकते हैं। ये सभी क्या है, उसके फंडामेंटल वैल्यूज़ हैं, और ये चीज़ें जो है आपके पूरे संविधान में नज़र आएगी, है ना। इसका मतलब ये है कि प्रीएम्बल में जो पूरे संविधान में जो चीज़ें हैं उसका ये क्या है, शॉर्ट फॉर्म है। इसका मतलब ये हुआ कि इस तरीके से ये क्या है, आपका प्रवेश द्वार है, या फिर ये कहा जाए कि पूरे संविधान का एक निचोड़ है। अगर ये कहा जाए कि पूरा का पूरा संवैधानिक जो दस्तावेज है वो इन्हीं सारे वैल्यूज़ पे, इन्हीं सारे प्रिंसिपल पे बेस्ड है, आधारित है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस आधार पर हम इसको क्या कह सकते हैं, प्रवेश द्वार कह सकते हैं, इसको आत्मा कह सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो है आपके प्रीएम्बल के बारे में है ना। तो 60 शब्दों में लिखना है, तो 60 शब्दों में ये सारी जितनी बातें हमने की हैं वो आराम से उसमें लिखा जा सकता है, ठीक है ना। चलिए अब आगे देखते हैं हम अगला। छत्तीसगढ़ सामान्य प्रशासन विभाग से आप क्या समझते हैं, छत्तीसगढ़ जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, है ना। तो ये समझिए कि ये छत्तीसगढ़ का क्या है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक विभाग है छत्तीसगढ़ सरकार का। छत्तीसगढ़ का सरकार का जो है बहुत इम्पॉर्टेंट जो विभाग है वो क्या करता है, ये प्रशासनिक कार्य एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करता है, और साथ ही साथ स्थापना वाला कार्य भी करता है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जैसे भर्ती है, नियुक्ति है, भर्ती नियुक्ति, स्थानांतरण, है ना, पदोन्नति, ये सभी चीज़ें हैं। इसके अलावा वेतन भत्ते वगैरह सारी चीज़ें हैं, है ना, ये सब चीज़ें। इसके अलावा मतलब प्रशासन के खिलाफ कोई एक्शन अगर लेना है तो वो भी क्या होता है, यही विभाग करता है। साथ ही साथ ये यहाँ से आदेश निर्देश जैसी चीज़ जो है वो जारी होती है, आदेश देना है, निर्देश देना है, या विभिन्न विभागों के बीच में समन्वय करना है, कोऑर्डिनेशन करना है ना, समन्वय करना है, या फिर समन्वय की कोई बैठक की योजना बनानी है। ये सभी काम जो होता है क्या करता है, आपका प्रशासन, ये सामान्य प्रशासन विभाग करता है। और इसके साथ ही साथ जो नीतियाँ होती हैं उन नीतियों को क्या करता है, लागू करता है। और इसके एक महत्वपूर्ण और काम है, वो काम क्या है, वो ये है कि जब नीतियाँ जब बनाई जाती हैं उसमें भी अपना ये क्या करता है, इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। इसका मतलब ये है कि इस तरीके से क्या है, छत्तीसगढ़ सामान्य जो विभाग है वो क्या है, राज्य सरकार का बहुत ही महत्वपूर्ण
विभाग है जो इस तरीके के सारे कामों को अंजाम देता है ना। तो ये चीज़ हो गया आपका क्या 60 शब्दों में लिखना है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सारी चीज़ें इतने में काफ़ी हैं, इतने में आ जाएंगी, आप लिखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन है वो क्या है, सुशासन के क्रियान्वयन में लाल फीताशाही एक प्रमुख अवरोध है, टिप्पणी कीजिए, है ना। तो सुशासन आप इस तरीके समझिए, आप हम लोग बहुत उसमें डेप्थ में नहीं जाते हैं। गुड गवर्नेंस की अगर बात कर रहे हैं तो गुड गवर्नेंस की बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि इसको रिजल्ट के फॉर्म में देखते हैं कि अगर आपकी जो लाइफ स्टैंडर्ड जो है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो क्या हो रहा है, मतलब जीवन स्तर जो है आपको बेहतर हो रहा है, हर आदमी के पास रोजगार है और उसको किसी तरीके से उसके पास आर्थिक विवशता नहीं है, देश का विकास हो रहा है, भ्रष्टाचार नहीं है वहाँ पे, सरकार में जो है जनता की अपनी पूरी एक भागीदारी है और सरकार उस जनता के द्वारा बताई गई चीज़ों को ही फॉलो करती है, वो सभी चीज़ें हैं, मतलब एक गुड गवर्नेंस है। मतलब ये है कि आपका जीवन स्तर बेहतर हो रहा है, सुधर रहा है, जो भी विकास का कार्य, जो भी स्कीम है, जो भी योजनाएं बनाई जा रही हैं वो सफल हो रही हैं, इसका मतलब ये गुड गवर्नेंस है, सुशासन है ना। अब यहाँ समझना क्या है, आपको ये समझना है कि लाल फीताशाही, रेड टेपिज्म जो है किस तरीके से सुशासन की प्राप्ति में एक अवरोध है। अब इस बात को समझते हैं। अब जैसे देखिए, जो प्रशासन है वो क्या करेगा, विकास का काम करेगा, सुशासन की प्राप्ति के लिए काम करेगा, है ना। लेकिन विकास प्रशासन के लिए ज़रूरी क्या है, अब इस तरीके से देखिए तो प्रशासन जो रहता है उसका अपना एक हायरार्की होता है ना, एक हायरार्की क्या है, पद सोपान रहता है। इसका मतलब उच्च अधिकारी होगा, उसके नीचे अधिकारी होगा, उसके नीचे अधिकारी, उसके नीचे अधिकारी, उसके नीचे अधिकारी। तो ये क्या होता है, पद सोपान होता है। और इसके साथ ही रूल ऑफ हायरार्की यानी पद सोपान का नियम क्या होता है, जब क्या किया जाता है, उच्च स्तर के द्वारा निम्न स्तर पर जस्ट इमीडिएट जो लोअर लेवल है उस पर क्या किया जाता है, पावर एक्सरसाइज किया जाता है, सत्ता का अभ्यास किया जाता है। तो ये क्या होता है, पद सोपान का नियम कहलाता है ना, पद सोपान कहलाता है। मतलब ये है कि उच्च अधिकारी के द्वारा निम्न अधिकारी के उसके जस्ट इमीडिएट लेवल है ना, यानी ये वाला अधिकारी जो होगा अपने इस जस्ट नीचे वाले अधिकारी पे अपना सत्ता का अभ्यास करेगा, उसको ऑर्डर देगा, है ना। ये वाला जो होगा वो अपने जस्ट इस नीचे वाले को, ये वाला जो होगा यहाँ, ये वाला यहाँ। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे अगर आप देखें आप कम्युनिकेशन को, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ऊपर से नीचे की तरफ जो आ रहा है ये क्या आ रहा है, ऑर्डर आ रहा है ना, ठीक है ना। और इसके अलावा नीचे से कोई इन्फॉर्मेशन अगर जानी है या फॉलो करना है कोई चीज़, तो वो सारी चीज़ें क्या होती हैं, नीचे से ऊपर जाती हैं, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि पद सोपान के नियम के अनुसार अगर बात किया जाए तो यहाँ पे सारी चीज़ें जो ब्यूरोक्रेसी है उसमें स्पष्टता के साथ रहे, इसलिए क्या है कि इस तरीके से पद सोपान के नियम की बात की जाती है ताकि स्पष्टता रहे। मतलब अच्छा सोच के ही ये पद सोपान के नियम को बनाया गया था। लेकिन हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि यहाँ पे जो प्रशासनिक अधिकारी हैं अपनी जिम्मेदारियों से बचने के लिए और अपना फ़ायदा ज़्यादा बढ़ाने के लिए, पर्सनल जो अपना इंटरेस्ट है उसको मैक्सिमाइज करने के लिए वो क्या करते हैं, इस नियम का इतना स्ट्रिक्टली, इतना मतलब कड़ाई से पालन करते हैं कि ये जो पॉजिटिव चीज़ थी, जो अच्छाई के लिए रखा गया था इस नियम को, वो क्या हो जाती है, नकारात्मकता में बदल जाती है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये कहा जाए कि अगर यहाँ से कोई ऑर्डर यहाँ तक पहुँचाना है ना, तो वो क्या हो सकता है कि जल्दी से यहाँ पहुँचेगा तो उतनी ही जल्दी क्या होगा, वहाँ पे उस काम को अंजाम दिया जाएगा और उसका उतना ही जल्दी क्या होगा, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन होता ये है कि ये लोग क्या करते हैं, सरकारी अधिकारी जो हैं वो अपने सरकारी तरीके से जो काम करते हैं वो ये करते हैं कि अब ये बोलते हैं कि नहीं, नियम अगर ये है तो इसका मतलब हम थ्रू प्रॉपर चैनल ही चलेंगे। मतलब थ्रू प्रॉपर चैनल का मतलब जो चैनल बनाया गया है उसी के द्वारा ही आगे बढ़ेंगे और इसके अलावा हम कोई चैनल ब्रेक नहीं करेंगे। मतलब हमको हमारा ऑर्डर जाएगा, पहले यहाँ जाएगा, फिर ये यहाँ जाएगा, फिर ये यहाँ जाएगा, फिर ये यहाँ आएगा, उसके बाद ये क्या होगा, इस ऑर्डर को यहाँ पे फॉलो किया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे अगर कोई कमी है, प्रैक्टिकल ग्राउंड पे जो कमी है, अगर इसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पहुँचानी है ताकि उस पर डिसीजन मेकिंग किया जा सके, तो वहाँ पे भी ये ऐसे नहीं जाएगा, ये ऐसे नहीं जाएगा, बल्कि ये पहले यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक समस्या पहुँचते पहुँचते और उस पर निर्णय लेते लेते अनावश्यक एक विलम्ब पैदा हो जाता है। इसका मतलब सही समय पे जो निर्णय लेना था समस्या के समाधान के संदर्भ में, वो निर्णय सही समय पे नहीं लिया जा सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो अत्यधिक कड़ाई से नियमों का पालन करके क्या करते हैं, जानबूझ करके एक अनावश्यक विलम्ब पैदा करते हैं ना, अनावश्यक विलम्ब पैदा करते हैं। अनावश्यक विलम्ब से क्या होगा, अनावश्यक विलम्ब से क्या होगा, अगर आप ही हैं ऑफिस में जा रहे हैं अपना काम कराने के लिए और वहाँ पे जानबूझ के ये लोग पूरे एकदम इस तरीके से पूरा फॉलो करते हैं काम को, तो इसका मतलब ये हुआ अनावश्यक विलम्ब पैदा हो रहा है ना। और आपको चाहिए क्या, जल्दी से जल्दी वो काम हो जाए, तो जल्दी से जल्दी वो काम हो जाए, इसका मतलब क्या है, आप मजबूरन फिर क्या करेंगे, रिश्वत देंगे, है ना। ये इसका मतलब ये हुआ, ये अनावश्यक विलम्ब जो है कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को ही बढ़ावा दे रहा है। और आपको पता है कि सही
सही समय पर निर्णय ना लिया जाए, सही समय पर नीतियों को लागू ना किया जाए, अनावश्यक विलंब पैदा हो, भ्रष्टाचार बढ़े, तो ये सारी चीज़ें अगर प्रशासन में होगी तो क्या हम गुड गवर्नेंस की प्राप्ति कर सकते हैं? गुड गवर्नेंस की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार ये जो रेड टेपिज्म है यानी लाल फीताशाही है, सुशासन की प्राप्ति में क्या होता है? बाधक साबित होता है। ठीक है ना? तो ये सार शब्दों में इतने सारे जो चीज़ हमने समझी है, इसमें से चीज़ें आराम से लिखी जा सकती है। ठीक है ना? आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो 8 नंबर का है, यानी शब्द सीमा जो है इसमें 100 वर्ड्स है, मतलब 100 शब्दों तक आप लिख सकते हैं इसमें। क्वेश्चन जो है वो ये है, संविधान के आधारभूत ढांचे यानी जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है कि अवधारणा को स्पष्ट कीजिए और संविधान के कौन कौन से प्रावधान इससे संबंधित न्यायिक निर्णयों में सम्मिलित किए जाते रहे हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि संविधान की जो आधारभूत संरचना की बात, तो ये चीज़ जो है ना एक कहना चाहिए कि एक इसके लिए पूरी एक प्रक्रिया है। फर्स्ट प्रक्रम, सेकंड प्रक्रम, थर्ड प्रक्रम, ये सब चीज़ों की बात की जाए अगर, तो इसमें ये सारी चीज़ें आपको दिखाई पड़ती हैं। तो जैसे अब इस तरीके से देखिए कि जब क्या हुआ था कि जब देश आज़ाद हुआ था तो नेशन बिल्डिंग करना था, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना था, सारी चीज़ें करनी थी। तो जब सारी चीज़ें करनी थी तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे कुछ जब देश का विकास करना है तो कुछ ऐसी चीज़ें थीं, जैसे एक जो महत्वपूर्ण था राइट टू प्रॉपर्टी की बात करें हम, राइट टू प्रॉपर्टी की बात करें हम, तो राइट टू प्रॉपर्टी यानी संपत्ति का अधिकार। अब देश का विकास करना है, डैम बनाना है, सड़कें बनानी है, रेलवे लाइन बिछानी है, तो इन सभी चीज़ों में क्या है, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको किसी न किसी की ज़मीन, किसी की प्रॉपर्टी लेनी है। और इसीलिए क्या हुआ कि वहाँ पे एक प्रॉपर्टी जो है वो क्या हुआ, उसके जो अधिकार था राइट टू प्रॉपर्टी यानी जो एक उस समय तक फंडामेंटल राइट था, उसको थोड़ा सीमित किया गया ताकि देश के विकास का कार्य जो है वो बाधित ना हो। ऐसे में क्या हुआ कि जब मामला जो है ये जो जिसकी भी प्रॉपर्टी अगर ली गई है तो जाहिर सी बात है वो कोर्ट जाएगा ही जाएगा। ऐसे में वो क्या है, जब मामला जो सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट में एक मामला आया था शंकरी प्रसाद का मामला आया था। इसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि संसद के पास ये पूरा अधिकार है कि संविधान के किसी भी पार्ट में वो क्या कर सकती है, संशोधन कर सकती है, और उसका ये पूरा राइट है, पूरा एक उसके पास अथॉरिटी इस चीज़ की। इसके बाद ये क्या हुआ कि सज्जन सिंह, इसके बाद जो मामला आया सज्जन सिंह का मामला आया, तो सज्जन सिंह वाले मामले में भी क्या हुआ कि अपना जो पूर्व का जो निर्णय था सुप्रीम कोर्ट का, उसी निर्णय को उसने फिर से दोहराया। मामले में ट्विस्ट तब आया जब मामला जो है गोलकनाथ केस में जो 1967 में आया था, इस मामले में आने के बाद क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो डिसीजन था पहले का उसको ओवरटर्न कर दिया, मतलब उसको पूरी तरह से बदल दिया। उसने कहा कि नहीं, अब ऐसा नहीं है कि सुप्रीम को ये जो सरकार है या पार्लियामेंट है वो संविधान के किसी भी पार्ट में जो चेंजेस कर रही है, अगर वो जो फंडामेंटल राइट्स है अगर उसका वायलेशन कर रही है, उसका उल्लंघन कर, उसको न्यून कर रही है या उसको ख़त्म कर रही है, तो इसका मतलब ये है कि ऐसा जो है वो नहीं कर सकती है। क्यों नहीं कर सकती है? क्योंकि ये आर्टिकल 13(2) के अंतर्गत आता है, और आर्टिकल 13(2) ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि अगर किसी भी कानून से, किसी भी एक्शन से सरकार के अगर फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है या कम किया जा रहा है, निरस्त किया जा रहा है, कुछ भी किया जा रहा है, इसका मतलब ये है कि वो आर्टिकल 32 के अंतर्गत आएगा, और इसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट के पास ये अधिकार है कि वो उसका जुडिशियल रिव्यू करे। अगर ये किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता हुआ नज़र आता है तो उसको अवैध या फिर शून्य घोषित कर सके, नल या वैध घोषित कर सके। तो ये चीज़ें आ गई। अब यहाँ आने के बाद क्या हुआ कि मामला जो है पूरी तरीके से बदल गया। अब यहाँ पे क्या है, सरकार जो है अब ऐसा कोई भी काम नहीं कर सकती है जिससे किसी मौलिक अधिकार का क्या हो सके, वो क्या हो, उल्लंघन हो, है ना। अब इसी को ही क्या है न्यूट्रल करने के लिए सरकार ने 24th अमेंडमेंट लाया है ना, मतलब 24वां संविधान संशोधन लाया, और लाने के बाद ये कहा उसमें 24वें संविधान संशोधन में कि सरकार अगर आर्टिकल 368 के तहत कोई काम करती है, कोई अमेंडमेंट करती है, कोई संशोधन करती है, तो ये वाला जो नियम है, ये जो कानून जो सामने आ रहा है वो आर्टिकल 13(2) के अंतर्गत नहीं आता है ना, आर्टिकल 13(2) के अंतर्गत नहीं आता है। इसका मतलब ये है कि
सुप्रीम कोर्ट का जो जुडिशियल रिव्यू है वो इस पर नहीं हो सकता है, और क्या मतलब सर्वोच्च न्यायालय जो है इसको रिपील नहीं कर सकती है या फिर निरस्त नहीं कर सकती है, ये सारी चीज़ें है ना। इस तरीके का क्या हुआ 24वें संविधान संशोधन में प्रावधान किया गया। उसके बाद क्या हुआ, इसके बाद 24वें संविधान, अब यहाँ तक ये दिखाई पड़ रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय और साथ ही साथ पार्लियामेंट यानी सरकार, अगर इसकी बात करें तो दोनों जो है आमने सामने नज़र आ रहे हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ कि 1973 में केशवानंद भारती केस आया। केशवानंद भारती केस आया। ये केशवानंद भारती केस जो था ना, ये अपने आप में बहुत, इसमें जो डिसीजन आया था वो बहुत ही ज़्यादा लैंडमार्क डिसीजन आया था, जो कि लोकतंत्र के लिए, भारतीय संविधान की सर्वोच्चता को साबित रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए, ये जो है अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें डिसीजन आया था। और जो संवैधानिक पीठ थी उसने क्या किया, ये डिसीजन दिया कि हाँ बिल्कुल, जो संसद है वो संविधान के किसी भी पार्ट में कोई भी संशोधन करने के लिए बिल्कुल अधिकार रखती है, उसके क्षेत्राधिकार में है। लेकिन साथ में जो उसने कहा है, वही लेकिन वाला जो चीज़ है ना, वही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। उसने कहा कि लेकिन जो संविधान के आधारभूत संरचना है, आधारभूत संरचना है यानी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, इसके साथ कोई टेम्परिंग नहीं हो सकती, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकती। अर्थात जो कहना चाहिए कि जो संविधान का जो आधारभूत संरचना कह सकते हैं, जो एसेंस है उसका, जो एक तरीके से कहना चाहिए कि जो उसका मूल है, उसके साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं हो सकती है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आधारभूत संरचना का कॉन्सेप्ट तो दिया, लेकिन उसको अनडिफाइंड रखा। मतलब ये है कि उसकी कोई भी वहाँ पर परिभाषा नहीं दी गई है, ना ही उसको स्पष्ट किया गया कि वो क्या है। लेकिन समय समय पर जैसे जैसे मामले जो आते रहे सुप्रीम कोर्ट सामने, वैसे वैसे क्या है, विभिन्न तरीके से विभिन्न जो अवधारणाएं हैं, विभिन्न जो सिद्धांत हैं, उनको उसने क्या सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, उसको संविधान का आधारभूत संरचना घोषित किया। जैसे अगर ये कहा जाए कि कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके क्वेश्चन में भी पूछा हुआ है, कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पूछा हुआ है, ये पूछा हुआ है कि ये जो है आपका कौन कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो बेसिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत आती हैं, ये क्वेश्चन है। तो अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, जैसे इस क्वेश्चन को देख लीजिए, पहले आप इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें इससे संबंधित न्यायिक निर्णयों में सम्मिलित किए जाते रहे हैं कौन कौन से प्रावधान, है ना। तो यही चीज़ जो है आपको बताना है कि कौन कौन से प्रावधान। तो यहाँ पे आप देखिए ज़रा, इसमें आपका लोकतंत्र है, गणराज्य है और संप्रभु है, ये सभी चीज़ें जो है ना, देश की एकता और अखंडता है, एकता और अखंडता है। और इसके अलावा जो पंथ निरपेक्षता है, सेकुलरिज्म है, पंथ निरपेक्षता है, सेकुलरिज्म है। और इसके अलावा जैसे जुडिशियल रिव्यू है, न्यायिक समीक्षा, न्यायिक समीक्षा है, और संघवाद है ना। तो विभिन्न जो निर्णय आए हैं अलग अलग मामलों में, इस तरीके से क्या किया गया है, सारे जितने भी जो ये अवधारणाएं हैं, इनको संविधान का आधारभूत संरचना घोषित किया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि इस तरीके से अगर हम देखें, अगर मतलब थोड़ा सा अलग हट के ही बात कर लें अगर, तो इसमें ये है, इस क्वेश्चन का पार्ट नहीं है ये, ध्यान रखिएगा। बस ये समझिए इस तरीके से कि सर्वोच्च न्यायालय ने क्या किया है कि आधारभूत संरचना का कॉन्सेप्ट दिया है, कॉन्सेप्ट देने के बाद उसमें उसको अनडिफाइंड रखा है, अपरिभाषित रखा है, और अपरिभाषित रख करके ये आधारभूत संरचना के अंतर्गत उसने अपने आप को बहुत ज़्यादा एम्पावर कर लिया है, बहुत ज़्यादा इसके मतलब अंदर शक्ति आ गई है, और ये शक्ति जो है वो उसका समय समय पर उसने प्रयोग किया है। लेकिन हाँ, ये चीज़ ध्यान रखने वाली बात है कि ये शक्तियाँ जो उसने प्रयोग किया है, संविधान अब तक जो निर्णय आए हैं उसमें यही चीज़ समझ में आता है कि ज़्यादातर मामलों में ये चीज़ समझ में आता है कि संविधान की सर्वोच्चता को बनाए रखने के लिए उसने इस शक्ति का प्रयोग किया है अब तक, है ना। और उम्मीद है आगे भी इस तरीके की चीज़ें की जाएंगी उसके द्वारा। तो इस तरीके से क्या है आपका ये आधारभूत संरचना का सिद्धांत है, और कौन कौन से जो अवधारणाएँ हैं, कौन कौन से चीज़ें हैं जो इसको संविधान की आधारभूत संरचना के रूप में घोषित किया गया है, वो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना। चलिए हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। आइए दोस्तों, हम अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है 8 नंबर का, लोक प्रशासन में राज्य बनाम बाजार बहस से क्या तात्पर्य है। मतलब ये है कि अगर हम ये कहते हैं कि एक तरफ अगर स्टेट है यानी राज्य है, और दूसरी तरफ बाजार है,
अगर बाज़ार है तो यहाँ पे स्टेट वर्सेस बाज़ार का क्या मतलब हुआ, ये क्यों आज इतना ज़्यादा बहस का मुद्दा बना हुआ है, चर्चा का मुद्दा बना हुआ है। तो जब से हम एलपीजी के दौर में आए हैं, यानी वैश्वीकरण उदारीकरण के दौर में जब से आए हैं, तब से क्या हुआ है, ये मुद्दा जो है ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है और ज़्यादा कहना चाहिए हॉट हो चुका है ना। तो ये चीज़ हम पहले समझते हैं कि राज्य बनाम बाज़ार का मुद्दा आया क्यों है और आने के बाद ये इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों बना हुआ है, और इसमें हम स्टेट को ज़्यादा इम्पोर्टेंट माने कि बाज़ार को ज़्यादा इम्पोर्टेंट माने, यही इसका मेन मुद्दा है। और इस वजह से ही क्या हुआ है, ये आज एक क्वेश्चन के रूप में आपके सामने है ना। तो देखते हैं जैसे अब ये देखिए कि भारत में अगर बात करें हम तो 1990 से पहले ज़्यादातर जो काम थे, ज़्यादातर जो जिम्मेदारियां थी वो किसकी थी, स्टेट की थी, राज्य की थी, है ना। सारे काम जो होते थे वो राज्य के अंडर में होते थे, सारी चीज़ों पे नियंत्रण जो था वो राज्य का होता था। बाज़ार हो, चाहे उद्योग धंधे हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक कोई भी क्षेत्र हो, हर जगह राज्य ही राज्य था। इसका मतलब ये हुआ कि हर काम जो है राज्य के हाथ में था। ऐसे में क्या कहा जा सकता है कि ऐसे समय में राज्य जो था वो मैक्सिमम था, यानी अधिकतम राज्य था, यानी राज्य की भूमिका ज़्यादा थी, ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। ऐसे में बाज़ार की भूमिका जो थी वो क्या थी, न्यूनतम थी, मिनिमम थी। अब यहाँ पे हुआ ये कि राज्य की भूमिका ज़्यादा हुई, हर चीज़ पे राज्य का नियंत्रण था। तो ऐसे में क्या हुआ कि राज्य का मतलब ये हुआ कि प्रशासन पे डिपेंडेंसी ज़्यादा बढ़ गई, और धीरे धीरे ये डिपेंडेंसी जो थी वो धीरे धीरे क्या होने लगी, एक मोनोपोली के रूप में सामने आने लगी, एकाधिकार के रूप में आने लगी, किसके, प्रशासन के, है ना। तो प्रशासन जब क्या हुआ, पूरा एकाधिकारवादी हो गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसका मर्जी चलने लगा, वो मर्जी के हिसाब से करेगा, नहीं करेगा, कोई जिम्मेदारी उसकी नहीं बन रही थी। साथ ही साथ ये हो रहा था कि इन सारी चीज़ों की वजह से इनको एक मौका मिल रहा था करप्शन करने का, यानी भ्रष्टाचार करने का। तो भ्रष्टाचार करने का इसका मतलब ये हुआ कि भ्रष्टाचार बढ़ता गया, एक अधिकारवाद बढ़ता गया। तो ऐसे में क्या हुआ कि जनता का हित जो है वो प्रभावित होने लगा। देश की जो अर्थव्यवस्था है, खास करके उस समय जो पीएसयूज थे, जो सरकार के हाथ में जो जितने भी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम थे, वो घाटे में जाने लगे, और जो भी काम होना चाहिए था, जिस लेवल पे होना चाहिए था, वो सारे काम नहीं हो रहे थे, क्योंकि प्रशासन जो है वो पूरी तरीके से एकाधिकारवादी हो गया था, भ्रष्टाचार में लिप्त हो गया था। तो ऐसे में क्या हुआ कि देश की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे डावाडोल होने लगी, और 90s तक हम आते आते क्या देखते हैं कि 90 तक आते आते देश की अर्थव्यवस्था एकदम बिल्कुल दिवालिया होने के कगार पर पहुँच गई। हमारा विदेशी मुद्रा भंडार कम हो गया। देश में जो आयात, जो हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं, आयात करने के लिए भी बहुत ज़्यादा पैसे हमारे पास नहीं थे। ऐसे में हम अपना सोना जो है वो गिरवी रखा हम लोगों ने। साथ ही साथ हम जब उसे भी काम नहीं चल पाया तो हम कहाँ गए, विश्व बैंक के पास गए, वहाँ से हमने उधार मांगा। तो उधार मांगा जब हमने विश्व बैंक से, तो विश्व बैंक ने कहा क्या कि हम आपको ऐसे उधार अगर दे देते हैं, जिस प्रकार के आपके यहाँ काम हो रहा है, जिस तरीके से आपके यहाँ शासन की प्रणाली है और जिस तरीके से प्रशासन है, अगर उसी में ही हमने फिर से उधार अगर दे दिया तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में हमारा पैसा भी डूब जाएगा, मतलब उसकी रिकवरी नहीं हो पाएगी। तो हमारी कुछ शर्तें हैं, उन शर्तों को आपको अपनाना पड़ेगा। उन शर्तों को अपनाने के बाद ही हम आपको उधार देने की बात कह सकते हैं। तो वो शर्त क्या थी, वैश्वीकरण उदारीकरण यानी एलपीजी। इसके बाद आपने देखा है 1990s के बाद से ही हमारे देश में क्या हुआ है, एलपीजी यानी वैश्वीकरण उदारीकरण को अपना लिया गया है। वैश्वीकरण उदारीकरण को अपना लिया गया है, इसका मतलब अब जो है वो क्या हो गया, बाजार जो है वो क्या हो गया, ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। अब जो है प्राइवेट सेक्टर जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि अब ये कहा जा रहा है कि जो स्टेट की जो अधिकतम राज्य की बात कर रहे हैं, जहाँ राज्य की भूमिका बहुत ज़्यादा थी, ऐसे हमने ये देखा कि आखिर में आते आते हम एक प्रशासन की वहाँ पे मोनोपोली देखे, करप्शन देखे, देश की अर्थव्यवस्था को डावाडोल होते देखे। तो ऐसे में क्या हुआ कि एक विकल्प के रूप में हमें क्या किया, हमने क्या अपनाया, एलपीजी की अवधारणा को अपनाया, और उसमें हमने ये देखा है कि प्राइवेट सेक्टर और बाजार को, उसकी भूमिका को बढ़ाने की कोशिश की गई है। इसका मतलब ये हुआ अब राज्य यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे राज्य जो हो जाएगा वो मिनिमम हो जाएगा, और मैक्सिमम क्या हो जाएगा, मैक्सिमम जो होगा मिनिमम स्टेट होगा, और यहाँ पे मैक्सिमम क्या हो जाएगा, बाजार हो जाएगा, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इस समय यानी 90s के बाद से अगर बात करें हम, तो यहाँ पे क्या हुआ कि राज्य बनाम बाजार की जो एक बहस है, उस बहस में बाजार को यहाँ पे प्रायोरिटी मिलने लगी, बाजार की भूमिका को बढ़ाने की बात होने लगी। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि फिर भी ये बहस जो है राज्य बनाम बाजार की बनी ही रही। इसलिए बनी रही कि अगर ये कहा जाए कि सारी समस्याओं का समाधान अगर बाजार में ही, प्राइवेट सेक्टर में ही और कंपटीशन में ही है अगर, तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में ये होगा कि फिर कोई समस्या नहीं उत्पन्न होनी चाहिए। लेकिन हमने क्या देखा कि उसके बाद बड़ी बड़ी आर्थिक मंदी आई है, जैसे 2008 का जो सब प्राइम क्राइसिस आया था, उसके बाद पूरी दुनिया में एक ज़बरदस्त तरीके से मंदी आई थी। इसके अलावा अगर विश्व की बात करें तो बहुत तेज़ी से
जो अमीरी गरीबी की खाई बढ़ रही है ना, इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम राज्य बनाम बाज़ार की अगर बात कर रहे हैं, तो राज्य बनाम बाज़ार की अगर बात कर रहे हैं तो ये चीज़ समझ में आती है कि अगर राज्य भी क्या हो जाए, अगर अधिकतम हो जाए तो भी क्या है, समस्याएं पैदा होती हैं। उसी तरीके से बाज़ार की बात भी करें तो बाज़ार भी अगर अधिकतम हो जाता है तो वहाँ भी क्या होता है, कुछ समस्याएं पैदा होने लगती हैं। क्यों? क्योंकि बाज़ार जो है हमेशा प्रॉफिट और लॉस पे काम करता है। प्रॉफिट और लॉस पे काम करता है मतलब ये हुआ कि अपने प्रॉफिट के लिए ये किसी भी हद तक जा सकता है। ऐसे में क्या होता है, जो पब्लिक इंटरेस्ट है वो क्या हो जाता है, मार खाने लगता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब पब्लिक इंटरेस्ट मार खाने लगेगा, बेरोजगारी बढ़ रही है, या फिर ये कहा जाए कि असमानता बढ़ रही है, या फिर ये कहा जाए कि जो हाशिए पे जो लोग हैं उनकी जो जीवन है वो जीवन स्तर और ज़्यादा नीचे चला जा रहा है, अमीर और गरीबी की खाई बढ़ती जा रही है। तो ऐसे में ये समझ में आता है कि बाज़ार भी अपने आप में क्या है, कोई कंप्लीट सॉल्यूशन, अल्टीमेट सॉल्यूशन नहीं है। ऐसे में क्या होगा, ऐसे में ये कहा जाएगा कि जो राज्य की जो कमियां हैं उन कमियों को दूर करने के लिए जहाँ तक बाजार की भूमिका हो वहाँ तक बाजार की भूमिका रखा जाए, और जहाँ फिर बाजार अपनी भूमिका नहीं निभा पाता है वहाँ राज्य अपनी भूमिका निभा सकता है, वहाँ तक राज्य की भूमिका को क्या किया जाए, प्रमोट किया जाए। इसका मतलब ये हुआ कि राज्य बनाम बाजार की भूमिका जो विवाद है उसका जो एक निष्कर्ष निकलता है वो ये निकलता है कि जहाँ तक राज्य की जो भूमिका महत्वपूर्ण है उसको जो इसको बाजार जो है वो उसको परफॉर्म नहीं कर सकता है, वहाँ पर राज्य की भूमिका को बढ़ाया जाए, और जहाँ तक बाजार की भूमिका जो सही है वहाँ तक बाजार की भूमिका को बढ़ाई जाए। लेकिन जहाँ तक जो जनता की जो हित की बात है, और इसके अलावा जो अमीरी गरीबी की खाई की बात है, जो एक जो पिछड़ा हुआ तबका है उसको ऊपर लाने की बात है, या फिर गरीबी उन्मूलन की बात है, इन सभी चीज़ों में राज्य की भूमिका को प्रमोट किया जाए। तो इस तरीके से क्या है, राज्य बनाम बाजार की अगर बहस में अगर कहा जाए तो निष्कर्ष यही निकल के आता है कि जहाँ कमियाँ राज्य के अधिकतम होने पर जो कमियाँ आ रही हैं उसको बाजार दूर करे, और बाजार के अधिकतम होने पर जो कमियाँ आ रही हैं उसको राज्य दूर करे। इसका मतलब ये है कि दोनों को, यानी राज्य और बाजार को इस तरीके से समायोजित किया जाए कि उनकी भूमिका बिल्कुल ऑप्टिमम हो, और वहाँ पे क्या हो, उसका हमको मैक्सिमम आउटपुट मिले, अच्छा रिजल्ट मिले, और जिससे देश और जनता का ज़्यादा से ज़्यादा भला हो, है ना। तो ये है आपका क्या, राज्य बनाम बाजार के जो बहस है उसका एक निष्कर्ष है। आइए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये जो है आपका 10 अंक का क्वेश्चन है। इसमें आपको 125 शब्द लिखने हैं, और यहाँ पे जो प्रश्न है, इसमें 2 प्रश्न है, उसमें से एक ही करना है, लेकिन हम दोनों क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का समावेश राज्य की कल्याणकारी भावना को प्रकट करता है, परीक्षण कीजिए। इंक्लूजन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्ट्स द स्पिरिट ऑफ वेलफेयर स्टेट, एग्जामिन। तो मतलब ये है कि इस प्रश्न का जो उत्तर होगा उसमें आपको ये देखना है कि जो कल्याणकारी जो नीति निर्देशक जो तत्व जो हमारे संविधान में शामिल किया गया है उसका उद्देश्य ये है कि राज्य कल्याणकारी योजनाओं को बनाए और उसे लागू करे, ताकि समाज में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक कल्याण जो है, न्याय जो है वो सुनिश्चित हो सके, जिससे क्या हो कि लोग जो हैं, जो जनता है वो क्या कर सके, एक गरिमामय जीवन जी सके, गरिमामय जीवन उनको उपलब्ध हो सके। इसका मतलब ये है कि ये जो है आपके जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं राज्य के लिए एक मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में काम करते हैं, जो राज्य को निर्देश देती है कि आप लोक कल्याणकारी भावना को और लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए प्रयास करें, है ना। जैसे कि हम देखेंगे आर्टिकल 38 में ही अगर देखें, 38(1) में ही देखें तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि राज्य जो है वो इस तरीके से लोक कल्याण की भावना का बढ़ाने का प्रयास करे, लोक कल्याण के लिए काम करे, जिससे समाज में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय सुनिश्चित हो सके। मतलब ये हुआ कि हमारे संविधान की जो चौथा भाग है, चौथे भाग में जो डायरेक्टिव डीपीएसपी जो दिया हुआ है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो दिया हुआ है, इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो क्या है, वो यही है कि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की जाए। ऐसा एक निर्देश है, निर्देशक सिद्धांत है ना। तो हमें ये ध्यान रखना है कि वहाँ पे ऐसे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय और सारी चीज़ें इस तरीके से किया जाए कि लोग जो है गरिमापूर्ण जीवन जी सकें। तो ऐसे में जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये है कि हमें ऐसे में सबसे ज़्यादा, जैसे अगर जो अमीर है, अमीर तबका है, उसको उतनी ज़रूरत तो है नहीं, तो इसका मतलब ये है कि हमें किन लोगों पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। जैसे समाज में अगर बात करें हम, तो अगर महिलाओं की बात कर रहे हैं, है ना, महिलाओं की बात कर रहे हैं, बच्चों की बात कर रहे हैं, बुजुर्ग की बात कर रहे हैं, बेरोजगारों की बात कर रहे हैं, बेरोजगारों की बात कर रहे हैं, या फिर अपाहिज, अपंग, जिनको आजकल हम दिव्यांग कहते हैं, अपंग, है ना, इसी तरीके से, या फिर
मजदूर वर्ग की बात कर लें हम, है ना, मजदूर वर्ग की बात कर लें, तो ये खास हैं। इसके अगर बात करें तो ये जो आपके जो डीपीएसपी है, नीति निर्देशक तत्व हैं, उसमें क्या है, इन महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों, बेरोजगारों, अपंगों, मजदूरों और इसके अलावा जो बीमार हैं, है ना, इन सभी को क्या करता है, इस तरीके से राज्य को मार्गदर्शक सिद्धांत देता है, बताता है कि आप इन सभी लोगों के लिए क्या करें, आप इस तरीके से अपने जो पॉलिसी बनाएं और उनको लागू करें कि ये सभी लोग भी क्या हो सके, एक गरिमा के साथ अपने जीवन को जी सकें, है ना। तो इसीलिए आप देखेंगे कि आर्टिकल की अगर हम बात करते हैं तो आर्टिकल 38(1) की बात करें हम, है ना, या 38(2) की बात करें, है ना, और इसके साथ ही साथ आर्टिकल आपका 39 है, इसके अलावा 41, 42, 43 है, 45 है, इसके अलावा 46 है, 47 है। इस तरीके के जो आर्टिकल हैं उन सभी आर्टिकल में यही बताया गया है कि वहाँ पे क्या किया जाए, महिलाओं के लिए जैसे कहा जाए कि उनके स्वास्थ्य के लिए प्रसूति सुविधा वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है इसमें दिया जाए, और साथ ही साथ समान कार्य के लिए समान वेतन की बात की गई है। तो इसमें महिलाओं और पुरुषों के लिए क्या है, समान कार्य के लिए समान वेतन की बात की गई है। इसके अलावा महिलाओं पुरुष सभी के लिए आजीविका के साधन सुनिश्चित करने की बात की गई है। बच्चों का जो शिक्षा है, स्वास्थ्य है, और उनको एक ऐसा वातावरण प्रदान करने की बात की गई है जिसमें वो क्या कर सकें, अपना एक स्वस्थ विकास कर सके। इसके अलावा अगर बुजुर्ग की हालत है, अपंग है आप, है ना, और इसके अलावा आप अपाहिज हैं, इसके अलावा बेरोजगार हैं, या किसी भी वजह से जो मतलब आप अपनी खुद से अपनी आजीविका नहीं कमा सकते हैं, आपको मदद की ज़रूरत है, तो उस मामले में भी राज्य को ये निर्देश देता है नीति निर्देशक सिद्धांत कि आप ऐसे लोगों के लिए क्या करें, कुछ ऐसा प्रावधान करें, ऐसी व्यवस्था करें कि इनकी भी ज़रूरतें पूरी हो सके, है ना। इसके अलावा कामगारों की अगर हम बात करते हैं तो कामगारों के लिए क्या किया जाता है, एक तो जो मिनिमम जो वेज की बात करते हैं, न्यूनतम मजदूरी की बात करते हैं, वो प्रदान करने की गारंटी देने की बात करते हैं। इसके अलावा बेरोजगारों के लिए बात किया जाए तो उनको काम के अधिकार देने की बात करते हैं। जैसे आपने देखा होगा मनरेगा लाया गया, तो मनरेगा लाया गया, इसका मतलब एक तरीके से क्या है, कानूनी अधिकार मिल गया है काम का, है ना, कानूनी अधिकार। इसके अलावा बुजुर्गों के लिए बहुत सारे पेंशन वगैरह की सुविधा दी गई है, महिलाओं के लिए जननी सुरक्षा योजना वगैरह, है ना, प्रसूति सहायता योजना, बहुत सारे इसी तरीके से बच्चों की बात करें तो इनकी शिक्षा के लिए अब आपने देखा होगा जो आर्टिकल 45 में था उसको अब क्या कर दिया गया है, आर्टिकल 21A के तहत अब शिक्षा का अधिकार बना दिया गया है। इसी तरीके से मजदूरों को, अब कामगारों को क्या किया गया है, जो उद्योगों के प्रबंधन में भागीदारी का मौका दिया गया है ना। इसके अलावा जो वंचित तबका है, जो अपने न्याय की लड़ाई नहीं लड़ सकता है, उसको फ्री में जो कानूनी सहायता देने की बात की गई है। तो ये सभी चीज़ें जो हैं आपके डीपीएसपी में, यानी जो आपका नीति निर्देशक तत्व है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं उसमें ये सारी चीज़ें शामिल की गई हैं। और ये सभी चीज़ें जो हैं ये क्या के लिए है भाई, ये एक वेलफेयर स्टेट की स्थापना के लिए है। वेलफेयर स्टेट की स्थापना के लिए एक तरीके से ये सारे मार्गदर्शक सिद्धांत हैं जो निर्देशित करता है राज्य को कि आप इस तरीके से अपनी नीतियां बनाएं, इस तरीके से उनको लागू करें कि हम क्या कर सकें, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय सुनिश्चित कर सकें, जिसमें सभी को गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए क्या मिल सके, अवसर मिल सके, है ना। आइए हम अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013 के अंतर्गत लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना के उद्देश्यों और इसकी शक्तियों की विवेचना कीजिए। क्या आपको लगता है कि इस अधिनियम के क्रियान्वयन के पश्चात भ्रष्टाचार की समस्या में कमी आई है? डिस्कस द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लोकपाल एंड लोकायुक्त and their powers under the Lokpal Lokayukt Act 2013. Do you see the problem of corruption is reduced after the implementation of this act? ये आपका 10 नंबर का क्वेश्चन है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको 125 वर्ड्स में इसको लिखना है ना। तो थोड़ा आपके पास स्कोप है, लेकिन उतना ज़्यादा भी स्कोप नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा इसमें कुछ लिख सके। तो हम लोग पहले ये देखते हैं कि जो 2013 में जो एक्ट आया है, जो क्वेश्चन पूछा हुआ है, पहले उस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। इसमें जो पूछा है, जो मुख्य जो इसकी बात है, जो इसका कीवर्ड है वो क्या है, उद्देश्य को पूछा है और इसकी शक्तियों की विवेचना करना है पहले। और फिर तीसरी बात क्या है कि आपको क्या लगता है कि भ्रष्टाचार की समस्या में कमी आई है। मतलब कीवर्ड्स की बात करें तो उद्देश्य, उसकी शक्तियाँ, उसकी दोनों की विवेचना करनी है, और साथ ही साथ भ्रष्टाचार की समस्या में कमी आई है कि नहीं आई है, इसके बारे में आपको बताना है ना। तो अब चलिए हम इस प्रश्न के उत्तर में हम चलते हैं कि क्या हो सकता है इसका आंसर। तो इसका उद्देश्य क्या है भाई? इसका उद्देश्य है भ्रष्टाचार मुक्त, है ना, प्रशासन, वातावरण, ये सब चीज़ें, वातावरण, ठीक है। और इसके अलावा लोक सेवकों को
लोक सेवकों को उत्तरदायी बनाना उनके कार्यों के लिए, है ना। इसके अलावा भ्रष्टाचार की जो समस्या है उसको समाप्त करना, यही होगा उद्देश्य। क्योंकि आप इस तरीके से समझिए कि इस जो लोकपाल लोकायुक्त जैसा जो कॉन्सेप्ट आया है, ये एक स्वीडन की संस्था है, वहाँ पे बोला जाता है ओम्बुड्समैन। ओम्बुड्समैन ये वहाँ पे एक ऐसी संस्था है जो भ्रष्टाचार के निवारण के लिए, भ्रष्टाचार के उन्मूलन के लिए पूरा मतलब डेडिकेटेड रूप में क्या करती है, काम करती है। इसी से ही इंस्पायर है हमारे देश में भी लोकपाल लोकायुक्त। और इस अधिनियम के आने के बाद से केंद्र में जो भ्रष्टाचार के उन्मूलन के लिए जो संस्था होगी वो लोकपाल होगा, और राज्यों के लिए लोकायुक्त। ठीक है। तो अगर ये कहा जाए कि उद्देश्य क्या है भाई, तो भ्रष्टाचार का उन्मूलन करना है आपको, है ना। लोक सेवकों को उत्तरदायी बनाना है, ज़्यादा से ज़्यादा इस तरीके से जो प्रशासन है, लोक सेवक हैं, वो अगर उत्तरदायी होंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि हम एक सुशासन की प्राप्ति कर सकते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। और जनता को एक तरीके से कहा जाता है कि एक शिकायत निवारण प्रणाली, मतलब एक बहुत उच्च स्तर का शिकायत निवारण प्रणाली जो है वो प्रदान करना, ये सभी क्या है, इसके उद्देश्य हैं। अब उद्देश्य के बाद अगर हम बात करते हैं कि इसकी शक्तियाँ, इनको शक्तियाँ क्या क्या मिली हुई हैं, तो ये देखा जाता है कि इसके ज्यूरिसडिक्शन में कौन कौन आते हैं। तो इनके जो ज्यूरिसडिक्शन में आते हैं, यानी फिर कहा जाए कि इनके जो क्षेत्राधिकार में जो आते हैं, यहाँ पे जो केंद्रीय स्तर पर लोकपाल की बात करें तो मंत्री, सारे मंत्री, है ना, जो केंद्रीय स्तर के सारे मंत्री हैं और सांसद हैं, इसमें प्रधानमंत्री भी आ जाते हैं, ध्यान रखिएगा, इसमें प्रधानमंत्री भी आ जाते हैं। इसके अलावा जो केंद्रीय सेवा है उसके ABCD ये सभी अधिकारी कर्मचारी जो है इसके अंतर्गत आ जाते हैं। मतलब ये है कि यहाँ तक कि जो सरकारी जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, ठेकेदार होते हैं, वो भी इसके क्षेत्राधिकार में आते हैं। मतलब भ्रष्टाचार की अगर कोई शिकायत होती है तो इनके सबके खिलाफ क्या कर सकता है, जांच कर सकता है ना। जांच करने के साथ साथ क्या कर सकता है कि जांच की प्रक्रिया में अगर इसको दस्तावेज की ज़रूरत पड़ रही है तो दस्तावेज की क्या कर सकता है, ये खोज कर सकता है। इसके अलावा उसको दस्तावेज को अपने कस्टडी में रख सकता है, जब्त कर सकता है ना। ये सब चीज़ भी इसके अधिकार के रूप में है। इसके अलावा अगर ये कहा जाए कि भ्रष्टाचार के अगर मामले में अगर कुछ जांच या कुछ सहयोग प्राप्त करना है तो वहाँ पे क्या केंद्रीय जांच एजेंसी जो है आपकी, जांच एजेंसी जो है, जैसे आपका CBI हो गया, ED हो गया, CVC हो गया, है ना। जैसे आपका CBI, ED और CVC, ठीक है ना। ये सभी जो है इनको भी क्या कर सकता है, ये आदेश जारी कर सकता है, निर्देश दे सकता है कि इस मामले में आप जांच करें। इसके अलावा इसके पास अपने एक जांच का पूरा सिस्टम रहता है, वो अपने से भी क्या कर सकता है, जांच करा सकता है ना। इसके साथ ही साथ अगर ये कहा जाता है कि अगर कोई संपत्ति को अगर क्या करना है, जब्त करना है, तो इसका भी अधिकार है। इसके अलावा जिस अधिकारी के खिलाफ अगर भ्रष्टाचार की शिकायत है उसका वो स्थानांतरण भी करवा सकता है, सस्पेंशन ऑर्डर भी जारी करने की सिफारिश कर सकता है ना। इसके साथ ही साथ जो लोक सेवक हैं, लोक सेवकों को एक निर्देश दे सकता है, आदेश दे सकता है कि आप अपनी संपत्ति जो है वो जाहिर करें, अपनी संपत्ति जो है वो डिक्लेयर करें। तो ये सभी अधिकार जो है इनके पास हैं और इस तरीके के अधिकार इसके पास हैं। और उसी तरीके से अगर लोकायुक्त की बात करें तो लोकायुक्त जो है राज्य के स्तर पे क्या करता है, लोकायुक्त राज्य के स्तर पे करता है। वहाँ भी मंत्री, जितने भी MLAs वहाँ पे हैं, इसके अलावा जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, ये सभी क्या होते हैं उसके अंतर्गत आते हैं, क्षेत्राधिकार में आते हैं, उनकी जांच कर सकता है ना। तो ध्यान रखने वाली बात ये है कि एक व्यापक अधिकार के रूप में सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। और यहाँ ये भी ध्यान रखना है कि जब इनका जो जांच वाली जो संस्था है जिस समय जांच करती रहती है तो इसको क्या मिलता है, एक तरीके से सिविल कोर्ट का अधिकार दे दिया जाता है। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो पर्याप्त मात्रा में अधिकार देने की कोशिश की गई है। साथ ही साथ इसकी स्वतंत्रता, निष्पक्षता बने रहे, कहीं किसी प्रेशर में ना आए, इसीलिए इनको क्या किया गया, इनके वेतन भत्ते, सेवा शर्तें,
सेवा शर्तें, ये सभी चीज़ें जो है ना, जो अध्यक्ष होता है, जैसे इस लोकपाल में क्या होगा, एक अध्यक्ष होगा और 8 उसके सदस्य होंगे। तो ये अध्यक्ष जो है उसके वेतन भत्ते सेवा शर्तें जो होंगी वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के समान होगा, और बाकी जो 8 उसके सदस्य हैं उसके जो वेतन भत्ते और सेवा शर्तें हैं वो जो है वो जो सुप्रीम कोर्ट के जो अन्य जो जस्टिस हैं, न्यायाधीश हैं, उनके समान होगा। इसका मतलब ये हुआ कि इनके जो स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए इस तरीके के प्रावधान किए गए हैं, और साथ ही साथ इनके जो वेतन भत्ते वगैरह जो है ना वो देश के जो कंसोलिडेटेड फंड है, मतलब जो संचित निधि है, उस पर भारित किया गया है। तो इस तरीके से क्या है, कोशिश ये किया गया है कि ये जो एजेंसी है, मतलब एक भ्रष्टाचार के जो निवारण के लिए जो एक संस्था जो स्थापित की जा रही है, उसको क्या किया जाए कि इतना एम्पावर किया जाए कि वो क्या कर सके, अच्छे से भ्रष्टाचार की जांच कर सके और भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिए बेहतर तरीके से काम कर सके, है ना। तो ये सारी चीज़ें तो हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ हम देखेंगे क्या कि क्वेश्चन का जो अगला पार्ट है वो ये कहता है कि क्या आपको लगता है कि इसके लागू करने के बाद से क्या हुआ है कि जो भ्रष्टाचार में कुछ कमी आई है। तो ध्यान रखिएगा, एक आंकड़ा है 2024 का, वो आंकड़ा है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ये अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो भ्रष्टाचार से संबंधित अपने रिपोर्ट जारी करते हैं, जो विभिन्न देशों के संदर्भ में भ्रष्टाचार की जांच पड़ताल करके उसकी रिपोर्ट जारी करता है। तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि 2023 में जो इंडिया की रैंकिंग थी भ्रष्टाचार में वो थी 93, है ना। और इसके अलावा जब 2024 आते हैं तो और बुरी स्थिति हो गई, अब हम 96 पे आ गए हैं, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे यहाँ भ्रष्टाचार में कोई कमी तो वैसी नहीं आई है। तो ध्यान रखने वाली बात ये है कि भ्रष्टाचार, आप वैसे भी अगर हम ऑफिस वगैरह में जाते हैं या प्रशासनिक किसी कार्यालय में जाते हैं तो वहाँ ये नज़र आता है कि वहाँ भी जो है उस तरीके से कोई कमी नज़र नहीं आती है जितनी की अपेक्षा की जा रही थी। तो हमेशा ध्यान रखना है कि भ्रष्टाचार की जो समस्या है, भ्रष्टाचार की समस्या जो है उसके लिए आपको कई दिशाओं में काम करना पड़ेगा, कई दिशाओं में काम करना पड़ेगा। इसके अलावा जो पहले से पर्याप्त जो हमारे पास कानून है, उन कानूनों को भी हमको क्या ठीक से लागू करना पड़ेगा। साथ ही साथ क्या करना पड़ेगा कि प्रशासन में ज़्यादा से ज़्यादा जो है पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी बढ़ानी पड़ेगी, है ना, पारदर्शिता बढ़ानी पड़ेगी। इसका मतलब ये है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जाए, इंटरनेट वगैरह का, है ना, और सारी चीज़ें जो है जनता के सामने रखी जाए, उनकी पूरी कार्यप्रणाली, प्रक्रिया, सारी चीज़ें जो है जनता के सामने हो, है ना। और साथ ही साथ यहाँ पे क्या किया जाए कि सिविल चार्टर, है ना, इस सिविल चार्टर का ज़्यादा से ज़्यादा क्या किया जाए, प्रयोग किया जाए, है ना, ठीक है, सिविल चार्टर का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग किया जाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम पारदर्शिता बढ़ा रहे हैं, सिविल चार्टर के ज़्यादा अच्छा से अच्छा मतलब यूज़ कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उसका बढ़ावा दे रहे हैं, और साथ ही साथ अगर हम कहते हैं क्या कि जो अपना जो ऑर्गेनाइजेशन के स्तर पे ही क्या किया जाए, एक शिकायत निवारण प्रणाली जो है ऑर्गेनाइजेशन के स्तर पे ही क्या किया जाए, स्थापित किया जाए, और साथ ही साथ जनता में एक जागरूकता जैसी चीज़ जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए, है ना। और इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा जो नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है उसका इस्तेमाल किया जाए। अगर ये सारी चीज़ें की जाए, और साथ ही साथ जो लोकपाल लोकायुक्त की बात कर रहे हैं, लोकपाल लोकायुक्त को बेहतर तरीके से काम करने की के अवसर प्रदान किया जाए, जो भी इसके साथ जो कमियां हैं उन कमियों को दूर करने की कोशिश किया जाए। तो थोड़ी सी जो कमियां हैं उसके बारे में अगर हम बात कर लें तो क्या क्या कमियां आ रही हैं ये समझने की कोशिश कीजिए। जो पहली जो कमी है, जो बड़ी कमी है, वो क्या है, आप देखेंगे क्या कि एक राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी, राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी दिखाई पड़ती है। क्योंकि ये देखिए आप कि कब से इसकी बात हो रही थी, मतलब ये समझिए कि कम से कम 9 से 10 बार जो है ये बिल रखा गया लेकिन पास नहीं हो पाया, है ना। दूसरी बात ये है कि अगर ये 2013 में पास भी हुआ है तो 2013 से लेकर के आप देख रहे हैं क्या 2019 में पहला लोकपाल जो है वो क्या किया गया, नियुक्त किया गया। और राज्यों में लोकायुक्त की हालत तो और ज़्यादा ख़राब है, वहाँ तो ये दिखाई पड़ा कि बहुत समय तक वहाँ राज्यों ने किया ही नहीं, और बहुत जगह पे लोकायुक्त का पद अगर खाली है तो इसका मतलब बहुत सालों तक उसको भरा भी नहीं गया, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं, तो इसमें साफ साफ नज़र आता है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है, और जब तक राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं होगी तब तक कोई भी इस तरीके की अच्छी से अच्छी संस्था बना लीजिए वो अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो सकती है, ठीक है ना। इसके अलावा आप देखेंगे क्या कि एक जो महत्वपूर्ण कमी है वो ये भी है कि जो आपके विसिल ब्लोअर है ना, जो शिकायत करता है ना, उनके लिए एक पर्याप्त जो शिकायत करता है, विसिल ब्लोअर उसको कहते हैं,
करता है उनके लिए पर्याप्त सुरक्षा के इंतज़ाम नहीं है, या फिर ये कहा जाए कि उनको सुरक्षित रहने की जो गारंटी है वो पर्याप्त रूप से नहीं दी गई है। इसके अलावा एक और जो महत्वपूर्ण जो कमी के रूप में देखा जा रहा है कि अगर किसी ने शिकायत की है और शिकायत मतलब जिसके ऊपर आरोप लगाया है, अगर वो पूरी तरीके से साफ़ सुथरा निर्दोष साबित हो जाता है तो फिर उल्टा जो शिकायत करने वाला है उसके ऊपर ही क्या किया जा सकता है, एक्शन लिया जा सकता है। ऐसे में ऐसे शिकायतें जो है शिकायत करता है, ऐसे जो विसिल ब्लोअर्स जो होंगे वो क्या होंगे, हतोत्साहित होंगे। इसका मतलब ये है, ये सारी कमियां हैं। इसके साथ ही साथ आप देखेंगे क्या, इसके साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि जो अगर स्टाफ की बात करें हम, है ना, इसके अलावा वित्त की बात करें हम, या फिर तकनीकी की बात करें, तकनीकी संसाधन की बात करें हम, ये सब चीज़ों की भी भारी कमी है, यहाँ भारी कमियाँ दिखाई पड़ती हैं। इसके साथ ही साथ अगर और बातें करें, जैसे लोकपाल अगर बात कर रहे हैं तो प्रधानमंत्री को इसके क्षेत्राधिकार में अगर लाया गया है, तो प्रधानमंत्री को क्षेत्राधिकार में लाया गया है तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर मतलब कहना चाहिए कि प्रधानमंत्री जैसा पद अगर इसके अंतर्गत लाया जाएगा तो फिर अपने आप में ही एक बहुत बड़ी कमी के रूप में आ जाएगी, क्योंकि प्रधानमंत्री जो है देश का सबसे शक्तिशाली कहना चाहिए कि एक सत्ता है, और वहाँ पे अगर इसको इसके अंतर्गत लाया जा रहा है तो इसका मतलब ये है। और दूसरी बात ये है कि प्रधानमंत्री को इसके अंतर्गत लाया जाएगा तो प्रधानमंत्री की नेतृत्व की क्षमता को भी प्रश्न चिन्ह लगेगा। इसका मतलब इसको कम से कम बाहर किया जाना है। प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश भी है कि आप क्या करें, प्रधानमंत्री के पद को इससे बाहर रखें। इसके अलावा आप देखेंगे क्या कि न्यायपालिका की अगर हम बात करते हैं तो न्यायपालिका में भी ज़बरदस्त स्तर पर भ्रष्टाचार अगर दिखाई पड़ रहा है आपको, आप देखते भी होंगे, न्यूज़पेपर में भी आता रहता है। तो अब न्यायपालिका को भी इसके अंतर्गत रखना चाहिए, लेकिन न्यायपालिका को इसके क्षेत्राधिकार से बाहर रखा गया है, तो ये भी एक कमी है। बिना न्यायपालिका को इसमें रखे भ्रष्टाचार का पूरी तरह से उन्मूलन तो संभव है ही नहीं, है ना। इसके साथ ही साथ अब ये भी हमको समझना होगा कि अगर भ्रष्टाचार की अगर हम बात करते हैं तो भ्रष्टाचार की समस्या अपने आप में सिर्फ भ्रष्टाचार या आर्थिक तौर पर क्या है, एक आर्थिक समस्या ही नहीं है, बल्कि क्या है, इसके जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी पहलू हैं ना, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी पहलू हैं, सांस्कृतिक सभी पहलू होते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर हमें क्या करना है, भ्रष्टाचार का उन्मूलन करना है या उसके मिनिमम या न्यूनतम स्तर तक अगर लेकर के आना है तो हमें क्या करना होगा, भ्रष्टाचार के लिए हमें इन सभी पहलुओं पर पूरा ध्यान देना होगा और सभी पे पूरी तरीके से काम करना होगा। इसका मतलब कई डायमेंशन में हमको काम करना होगा। कई डायमेंशन में काम करते हुए हम क्या कर सकते हैं, भ्रष्टाचार के उन्मूलन की बात कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम ये कह सकते हैं कि लोकपाल और लोकायुक्त जैसी संस्थाएं जो स्थापित किया गया है वो अपने आप में इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन अपने आप में पर्याप्त नहीं है। अपने आप में पर्याप्त नहीं है, इसका मतलब ये है कि सभी दिशाओं से इस जो एक बहुत बड़ी बीमारी है कहना चाहिए कि देश के लिए, वो उस भ्रष्टाचार का उन्मूलन करने के लिए आपको कई दिशाओं में एक साथ और बहुत अच्छे से पूरे एकदम इच्छा शक्ति के साथ काम करना पड़ेगा, तभी जा कर के ये जो समस्या है वो समस्या समाप्त हो सकती है। तो इस तरीके से क्या है, ये आपका आज का जो मेंस का जो पेपर हुआ है 2024 का, उसका जो पॉलिटी और जो आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाला जो सेक्शन था वो कवर कर लिया गया है। क्योंकि बहुत डिटेल में नहीं जाया जा सकता, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो सकता है, तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा तो फिर वैसे ही बहुत लेंदी हो जाता है, लोग बहुत कम देखते हैं, इसलिए इसको समेटने की कोशिश की। वैसे भी आपकी स्कोप जो है बहुत कम होता है लिखने का, क्योंकि आपको 125 वर्ड्स मैक्सिमम है लिखने के लिए, तो उसमें कितनी चीज़ लिखेंगे, है ना। तो इसी में से आप ध्यान से सुने, समझें, समझ करके उसमें से पॉइंट निकालें और पॉइंट निकाल करके हम क्या करें, उस सारे पॉइंट्स को लिखें। तो मुझे लगता है कि 125 वर्ड अगर लिखना होगा तो जितने मैटर आपके पास हैं उससे ज़्यादा ही आपको मिल गया है, मतलब 125 शब्दों से ज़्यादा लिखने की अभी आप हालत में हैं। ये सारी चीज़ अगर आपने ध्यान से देखी होगी तो, है ना। तो ठीक है, चलिए फिर किसी वीडियो में फिर से मिलते हैं। धन्यवाद।